ओके सर, अरे चलो। ओके, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो तो? सर आज ना जुरिस्प्रूडेंस, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में इसको जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं, और सीएस एंट्रेंस में इसका दो चार टॉपिक है, ठीक है? तो जो लोग एंट्रेंस के लिए भी सोच रहे हो उन लोगों का भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हूँ, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जीक्यूटिव लेवल से भी अच्छा खासा क्वेश्चन करता है, और एंट्रेंस में भी सवाल होता है। स्क्रीन शेयर कर दिया, एक बार कंफर्म करो ना, स्क्रीन शेयर है? तो सर एज पर आईसीएसआई का अगर मैं न्यू सिलेबस देखो तो उसमें जो लोग एग्जीक्यूटिव में हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जूरिस्प्रूडेंस 100 मार्क्स का आता है, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल लॉ। ठीक है, देखो बाकी कंपनी लॉ, फाइनेंस, अकाउंट्स, ये लोग तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, ठीक है? बस जूरिस्प्रूडेंस का मैंने अभी तक लाइव क्लास नहीं दिया, बट साथ में वो बैकअप क्लासेस भी आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोग प्लीज घर पे पढ़ते रहना, ठीक है? और बीच बीच में मैं ऐसे ऑफलाइन क्लासेस भी देता रहूंगा। सर आप लोग ये एक्स्ट्रा लॉ क्लास है, कुछ टॉपिक ऐसा है जो एंट्रेंस में भी है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल से थोड़ा सा, माने क्या बोलोगे, टॉपिक वही है, बट एग्जीक्यूटिव लेवल पे उसको ज्यादा पढ़ा जाता है, एंट्रेंस में उसको थोड़ा सा कम पढ़ा जाता है। लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तो सर दोनों जगह में है। वहां पर एंट्रेंस लेवल पे इसको क्या नाम से बोला जाता है बोला तो? इसको लीगल रीजनिंग के नाम से, लीगल एप्टीट्यूड के नाम से बोला। जैसे तुम लोग एंट्रेंस में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, फिर तुम्हारा कंपनी लॉ रिलेटेड थोड़ा पढ़ते हो, उसी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन भी एक पार्ट है एंट्रेंस, ठीक है? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। जूरिस्प्रूडेंस का मैं सिलेबस थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका एकदम सबसे पहले ही ना, एंट्रेंस में देखो, ये देखो एंट्रेंस का अगर मैं सिलेबस दिखाऊं तो एंट्रेंस में एकदम ये रहा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एंट्रेंस है सिलेबस में, ठीक है? जिसमें लीगल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स नॉर्मली एंट्रेंस से पूछते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा जगह कवर करता है। और अगर मैं जूरिस्प्रूडेंस में चले जाऊं तो जूरिस्प्रूडेंस में स्टार्टिंग में ही आपका जूरिस्प्रूडेंस का पेपर आता है एग्जीक्यूटिव लेवल में। और यहाँ पर आपका सबसे पहले एक बेसिक्स है सोर्स ऑफ लॉ, उसको मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, सोर्स ऑफ लॉ का क्लास। लेकिन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास, ठीक है? सोर्स ऑफ लॉ में शेयर करूंगा, हाँ, स्पेशली मैं रवि शालिनी आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग एक बार सोर्स ऑफ लॉ ना प्लीज सुन लेना, और नेक्स्ट वीक मेरे को बता देना कोई भी डाउट है तो, ठीक है? सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ बोलना है, मैंने इतना कुछ बोलना है कि मैं भी पागल हो जाऊंगा, आप लोग भी पागल हो जाएंगे, तब तक छोड़ दो सर, पागल तो नहीं बनना है किसी को। तो सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या है, कि देश को चलाने के लिए एक नियम फॉलो करना है ना सर। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी, हाँ सर, उससे भी ज्यादा, चाइना को क्रॉस कर गए हम लोग। तो 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन को टैकल करना है, कुछ तो नियम कानून होना चाहिए। बिना नियम कानून का ट्रैफिक पुलिस का, ट्रैफिक का क्या हालत होता है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता, ठीक है? जैसे मान लो हम लोग का केस्टपुर का अंदर वाला रोड, कोई ट्रैफिक नियम नहीं है। तुम अगर शाम के टाइम पे, मतलब इवनिंग टाइम पे आओगे ना, इतना छोटा सा रास्ता है, ऐसे उतना भी छोटा नहीं है, भीड़ के कारण ज्यादा छोटा लगता है। इतना छोटा नहीं है, कभी बंद के टाइम पे देखोगे ना रास्ता काफी चौड़ा है, ठीक है? 20 फीट से ज्यादा चौड़ा है, 30 फीट का रास्ता होगा, लेकिन फिर भी रास्ता ऐसा लगता है जैसे छोटा सा रास्ता है, भीड़ के चक्कर में। तो अगर तुम इवनिंग टाइम पे आओगे, शालिनी को पता चल गया अभी, ठीक है? तुम इस पार से उस पार नहीं जा पाओगे, मैंने, और रिक्शा वाला, ऑटो वाला, बाइक वाला, टैक्सी वाला, हाँ ये वाला, जस्ट ये सामने वाला रास्ता। तो इतना क्योस है। अच्छा क्योस क्यों है? क्योंकि कोई रूल्स नहीं है, सिग्नलिंग सिस्टम नहीं है। तो अगर सिग्नल सिस्टम या रूल्स नहीं होता है तो एक सिंपल ट्रैफिक को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इतना बड़ा जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए सोचो, उसका तो और भी कितना सारा पैंतरा रहता है पब्लिक का, ठीक है? कोई बोलेगा ये मेरे तरह से होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं वो मेरे हिसाब से होना चाहिए, है ना? ऊपर से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हाँ, अलग अलग जाति, अलग अलग उनका पहचान, अलग अलग वेशभूषा, तो खेल अलग ही लेवल का चल जाता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल दिस कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। तो फिर भी जो भी हो, देखो इंडिया का इतिहास बहुत पुराना है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बात करूंगा तो थोड़ा बहुत इतिहास, भूगोल सब आएगा, क्योंकि और सबसे ज्यादा जो बात हो जाएगा ना बीच बीच में, वो है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, माने भारत का
जो स्वाधीनता संग्राम था, संग्राम में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये फ्रीडम फाइटिंग या हिस्ट्री का कोई टॉपिक नहीं चल रहा है। यूपीएससी में होता तो मैं ज्यादा कर लेता। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूपीएससी रिलेटेड सिलेबस थोड़ी कवर करेंगे। हम लोग जितना यूपीएससी में संविधान बहुत डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो एज ए चार्टर्ड, सॉरी चार्टर्ड को नहीं करना है, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट को एटलीस्ट उतना तो जानना चाहिए कि देश कैसे चलता है। ठीक है, कि कंट्री चलता कैसे है। आप लोगों को यूपीएससी की तरह इतना डिटेल्स में, मतलब उनको काफी डिटेल्स जानना चाहिए संविधान के बारे में, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करने के बाद लोगों को सिविल सर्विस एग्जाम देना होता है ना। उसमें वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, है ना। आप लोगों के घर पे भी भाई बहन होंगे तो, या पड़ोस में कोई होगा तो कर रहा होगा, तो उनका क्या है, थोड़ा फोकस ज्यादा है। लेकिन एज ए कंपनी सेक्रेटरी या फिर एज ए चार्टर्ड, चार्टर्ड को उतना फोकस नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसे ही पेपर का लोड ज्यादा है। लेकिन क्योंकि सीएस एक कंपनी का लीगल मैटर देखता है, एक बिजनेस का लीगल मैटर के लिए सीएस को स्पेशली बिल्डअप किया जा रहा है। तो देश का लीगल मैटर के बारे में अगर आइडिया नहीं होगा तो फिर कंपनी के लीगल मैटर कैसे समझेंगे कि भाई कौन से सेक्शन में गलती करने से क्या प्रॉब्लम है। इतना तो नॉलेज होना चाहिए। उसी इसीलिए ये जूरिस्प्रूडेंस का पेपर पढ़ा जाता है। ये जूरिस्प्रूडेंस जो लोग प्योर लॉ पढ़ते हैं, एलएलबी का पढ़ाई करते हैं, उनको तो और डिटेल्स में पढ़ना होता है क्योंकि उनको एक्चुअली लॉयर बनना होता है। सीएस बेसिकली कंपनी लेवल पे लॉयर का काम करता है कि कंपनी के ऊपर कभी भी कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो, उसको बचाने के लिए। कंपनी का लॉयर नहीं बोला जा सकता, मैंने इट्स नॉट लाइक कि सीएस इज अ कंपनी लॉयर, इट्स नॉट लाइक दैट। बट हाँ, कंपनी जब भी कोई प्रॉब्लम में आ जाए, कोई मुसीबत में आ जाए, तो सीएस शुड बी देयर, ठीक है, टू सेव दी बिजनेस। ओके, ताकि सबसे पहला बात की प्रोटेक्शन भी करना है लॉ के थ्रू से कि भाई आंच नहीं आने देंगे, अगर बाई चांस आ भी जाए तो हम कंपनी से उसको निकाल लें। उसके लिए जितना प्रोविजंस हो देश के लिए, जितना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंट्री रिलेटेड मैटर है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के पास बिजनेस लॉ है, कंपनी लॉ है, इकोनॉमिक लॉ है, सेबी लॉ है। ठीक है, और बाकी टैक्स जीएसटी तो है ही। फिनेंस अकाउंट्स का नॉलेज आप लोगों को अच्छा खासा जरूरी है। तो तभी जाके आप एक कंपनी सेक्रेटरी के नाम के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर पाओ। तो समझना चाहिए कि सर क्यों संविधान हम क्यों जाने। यूपीएससी वाले जाने, ठीक है, समझ में आता है। लॉयर वाले जाने, समझ में आता है। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि भाई वो संविधान को क्यों जाने, या फिर उनको जूरिस्प्रूडेंस ऐसे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो अगर पर्पस नहीं पता होगा तो फिर सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे। पर्पस ये है सर, थोड़ा बहुत तो नॉलेज चाहिए। ये लास्ट दिन में आप लोग को बोल रहा था एक चीज, अकाउंट्स के क्लास में जो लोग थे बेसिक्स में, कि रवि अश्विन, और इसका एक एग्जांपल दे रहा था ना, हाँ, वो इंडियन वर्ल्ड कप वाला, कि भाई रवि अश्विन अगर बोलेगा कि भाई मैं तो बॉलर हूँ, ठीक है, मैं क्यों मैच जिताऊंगा, तो फिर बस, तो वही बात है कि सीएस अगर बोलेगा नहीं मैं तो कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मेरे को देश का नियम के बारे में जान के क्या फायदा, मैं कंपनी का नियम जानूंगा, तो फिर कंपनी गया। समझ रहे थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश का नियम कानून है। अच्छा, देश का नियम कानून बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बोलूँ तो ऑब्जेक्टिव ये है कि देश का पहचान और देश के अंदर भाईचारा बनाना। इसको इंग्लिश में एक बड़ा सुंदर सा वर्ड यूज करते हैं, फ्रैटर्निटी। ठीक है, ऐसे ये फ्रैटर्निटी वर्ड आप लोग बहुत सुनोगे। जैसे देखना, जो लोग प्रोफेशनल सीए होते हैं वो लोग एक दूसरे को सीए फ्रैटर्निटी, सीएस फ्रैटर्निटी ऐसे करके बात करते हैं। फ्रैटर्निटी मैंने बेसिकली किसी पर्टिकुलर ग्रुप में प्रोफेशनल जो कलीग्स होते हैं या फिर प्रोफेशनल ब्रदरहुड होते हैं, उसको फ्रैटर्निटी कहते हैं। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक पर्पस होता है कि फ्रैटर्निटी मेंटेन करना। तो फ्रैटर्निटी क्या होता है, फ्रैटर्निटी इन द सेंस कि भाई भाईचारा मेंटेन करना है देश के अंदर। समझ रहे हो सर, जिसके अंदर भाईचारा मेंटेन करना चाहिए। इसका भाईचारा मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि किसी का गलती को भी चुपचाप सह लेना। इट्स नॉट लाइक दैट। भाईचारा नहीं समझते, ब्रदरहुड माने इट्स लाइक कि एक माने सब अपने आप को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे चलो भाई हम लोग भाई लोग हैं सब, ठीक है, मैंने আমরা সবাই भाई 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 बांग्लाते बोले ना। तो मतलब हम लोग भाई भाई है, मतलब क्यों भाई भाई है, मतलब कोई मारपीट ना करो, झगड़ा ना करो, शांति से रहो। वैसे ज्यादातर देखना, कंट्रोवर्सी नहीं करोगे सर, लेकिन जैसे बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम का संख्या हमारे देश में ज्यादा है कंपेरेटिवली, माइनॉरिटी होने के बाद भी। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान से भी ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, बहुत ज्यादा। तो 140 करोड़ में मुस्लिम का पॉपुलेशन भी हाई है, किसी किसी स्टेट में तो बहुत ज्यादा है। सर वो प्रॉब्लम मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि लेकिन सर मुस्लिम का जो आदत कायदा है, जो जीने का तरीका है, वो थोड़ा सा
अलग है, वो इंडिया का नहीं है, वो अरबियन नेशंस का कल्चर। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब कोई अरब का कल्चर इंडिया में फॉलो करता है तो इंडिया का जो मेन कल्चर है, तो यहाँ के लोगों के साथ वहाँ के लोगों का एक सिंपल है, घर के अंदर ही अगर दो लोगों का नेचर अलग होता है तो हम लोग चालू हो जाते हैं। तो इतना बड़ा देश के अंदर भी ये जो प्रॉब्लम है ना हिंदू मुस्लिम का, ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि उनका कल्चर थोड़ा अलग है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका कल्चर फॉलो कर रहे हैं अरबियन नेशंस का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरब का कल्चर खराब है, हो सकता है कि उनका कल्चर बहुत बेहतर है, बट प्रॉब्लम है कि हर जगह का एक अपना सिस्टम होता है। अब क्या है ना, ये इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, इन्वेजन हुआ है, कुछ लोग यहाँ पर राज किया है, तो बहुत कुछ कल्चर में ना चेंजेस हो गया है, कल्चर के अंदर बहुत कुछ मेरे इंक्लूड हो गया है। अब क्या है ना, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाता है। अब इसके लिए संविधान को भी बहुत मुश्किल करना पड़ता है कि भाई सब कुछ ठीक करना है। यही चीज मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई आप लोगों में से कोई मुस्लिम हो हिंदू हो डजेंट मैटर, ठीक है, सब इंसान है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो जाति धर्म, और उससे अच्छा हिंदू मुस्लिम का ही बात क्यों, अगर मैं सिर्फ हिंदू के अंदर ही देखूं, ठीक है, मानो कि हम लोग बोल रहे हैं कि हिंदू, लेकिन हिंदू के अंदर भी भेदभाव है, ठीक है, मुस्लिम के अंदर भी भेदभाव है, ऐसा नहीं है उधर नहीं। चल क्योंकि इंडिया एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, तो यहाँ पर हिंदू के अंदर भी कोई दलित है, कोई पिछड़ा हुआ है, ठीक है, कोई ब्राह्मण है, जाति भेद भी है। बंगाल में कम दिखता है, वेस्ट बंगाल में जाति भेद का समस्या कम है सर। लेकिन अगर आप बिहार में चले जाओगे, उत्तर प्रदेश में चले जाओगे, मध्य प्रदेश में चले जाओगे, जाति भेद का इश्यूज बहुत है, ठीक है। वो पिछड़ा हुआ है, वो दलित है, उसी को लेकर वोट चलता रहता है। बिहार का वोट का सिस्टम उस पर बना हुआ है कि कौन जादव है, ठीक है, कौन दलित है, कौन, जहां दलित रहेगा वहां का सिस्टम अलग हो जाएगा वोट का, यानी पूरा वोट बैंक उसी तरह से बनाया जाता है। अब ये बहुत मुश्किल है। अब इसीलिए मैं आपको क्यों समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, देश एक बहुत बड़ा एक यूनिट है, ठीक है, अब इसमें यूनिटी बहुत जरूरी है। तो संविधान का ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि सबको इतना प्रॉब्लम के बाद भी एक यूनाइट करके रखे। प्रॉब्लम क्या है ना सर, कि यही हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जब देश आजाद हो रहा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 के टाइम पे, सब एक दूसरे का भाई बना हुआ था। जैसे हम लोग थोड़ा आजादी ले लिए, हाँ उसमें भी कुछ प्रॉब्लम था, तभी तो पाकिस्तान बांग्लादेश बना, है ना। तो लेकिन देखो सर, कुछ मुस्लिम पाकिस्तान मांगा, बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, बाद में बांग्लादेश अलग हुआ। तो कुछ मुस्लिम यही चाह रहा था कि अलग कंट्री बनाए। बात को ध्यान से सुनना, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई मुस्लिम भी है वो भी सुने, इतिहास को जाने, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी के फेवर में या अगेंस्ट में बात करने का, मैं आपको जेन्युइन इतिहास बता। तो कुछ मुस्लिम जेन्युइन था तभी तो पाकिस्तान बना ना सर। तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मुस्लिम बोला कि हमको पाकिस्तान चाहिए, कुछ लोग बोला अच्छा पाकिस्तान में ही एक पार्ट बांग्लादेश बन गया, तो कुछ लोग पाकिस्तान बांग्लादेश में, अच्छा उसमें से काफी लोग जो बोला नहीं हम इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया के साथ ही रहेंगे, तो यही हमारा देश है, वो इधर ही रह गए। अच्छा जो लोग चला गया चला गया, वो अलग देश बना लिया। फिर बांग्लादेश कुछ दिन बाद बोला 1971 पे कि हमको पाकिस्तानी के साथ नहीं रहना है। मुस्लिम भाईचारा खत्म हो गया, कल्चरल इश्यूज हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का कल्चर और बांग्लादेश के लोगों का कल्चर अलग है, क्योंकि ये बंगाली कल्चर फॉलो करते हैं, वो नॉर्थ इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वो लोग उर्दू बोलता है, ये लोग बंगाली जबानी बोलता है, दोनों का जुबान अलग है, दोनों का खान पान अलग है। ये लोग बोलते हैं टाका, वो लोग बोलता है रुपया, देयर इज अ डिफरेंस। जबरदस्ती किसी को उर्दू थोड़ी ना सिखाया जा सकता है, जो बांग्ला बोलेगा वो बांग्ला ही ना बोलेगा। तो यहाँ का मुस्लिम बोला नहीं नहीं भाई तुम्हारे साथ हमारा नहीं बनेगा। लेकिन पाकिस्तान का अरबी ज्यादा टफ था, क्योंकि सारा पॉलिटिकल खेल वही लोग खेलता था। बहुत मारा, मतलब बांग्लादेशी को इतना मारा पाकिस्तानी लोग, मार मार के कूट कूट के, इतना भयंकर मार कुटाई और किसी चीज में नहीं हुआ। और महिलाओं के साथ जो हुआ वो मैं बोल नहीं सकता, छोड़ दो। सर प्रॉब्लम देखो सर, देश चलाना कितना मुश्किल है। अब ऐसे सिचुएशंस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सोल्यूशन की तरह काम करता है। दवाई ये सब ठीक है, लेकिन देश में एक प्रॉपर रूल होगा, एक संविधान होगा जिसके तहत देश चलेगा, देश में शांति बना के रखना है, हर चीज, यही चीज आप लोगों को जानना है। अब देखो पाकिस्तान बांग्लादेश में तो ये संविधान चलेगा नहीं, क्योंकि इनका संविधान अलग हो गया। तो भले ही हमारा ही पार्ट था, लेकिन अभी क्या है ना, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट, ठीक है, इतिहास उनको अलग कर। चलो ठीक है, समझ रहे हैं ना सर, आइडिया तो क्लियर हो रहा है। अब बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम का भी नहीं है, हर चीज का मैटर है। जैसे आपको दलित के बारे में भी बोला कि कोई एक जाति का मसला है नहीं है, लेकिन मैं आपको देखो,
अल्टीमेटली अब कोई बोलेगा सर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जाति के मैटर पे नहीं है, धर्म के मैटर पे नहीं, लेकिन मैं आपको कॉमन सेंस बता रहा हूँ, बात जाति धर्म का नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश तो पॉपुलेशन से बनता है रे बाबा, ये देश तो पब्लिक का है, तो पब्लिक के बीच में प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए तो सब कुछ है। तो इसीलिए पब्लिक का जो मेन प्रॉब्लम है मैं उसी पे थोड़ा फोकस करती हूँ। अब आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आपको और भी खेल पता लगेगा। तो चलो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। इंट्रो बहुत हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इमेज देख रहे हो सर? ये एक्चुअली पार्लियामेंट में इसका ओरिजिनल कॉपी नाइट्रोजन के थ्रू से रखा गया है, ओरिजिनल कॉपी, ताकि वो खराब ना हो। जानते हो? ठीक है, नाइट्रोजन केस के अंदर रखा गया है इसको। नाइट्रोजन प्रिजर्व करने का पावर होता है नाइट्रोजन पे, तो इस तरह से रखा गया इसका ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, क्योंकि ताकि ये नष्ट ना हो किसी भी तरह से, चाहे कुछ भी आपदा आ जाए, कुछ हो जाए, नाइट्रोजन के अंदर बना रहेगा। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखता है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत ध्यान से पढ़ो सर। देखो जो मैं बोल रहा था उसी चीज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम किया, देखो क्या लिखता है। द पीपल ऑफ इंडिया, देख रहे हो? हाँ, इसको बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं इसको? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल माने किसी भी चीज का, किसी भी मैटर का जो समरी होता है, जैसे संविधान का पूरा समरी जो है, मतलब संविधान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रीएम्बल में शॉर्टकट में बोल देता है। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना भी पढ़ो, लेकिन प्रीएम्बल पढ़ के समझ जाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या है। ठीक है, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ो, ऐसे क्लास करते करते हम लोग काफी पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को रुचि आ जाए तो मैं आपको बोलूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक किताब मार्केट से खरीदो और पूरा पढ़ने का आदत है, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है। हिंदी पसंद है हिंदी में लो, बंगाली पसंद है बंगाली में लो, इंग्लिश पसंद है इंग्लिश में लो। प्रेफरेबल इंग्लिश करो क्योंकि प्रोफेशनली काफी हेल्प होगा। बट फिर भी नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर आप बंगाली हिंदी जो भी आपका लैंग्वेज है आप उसको पढ़ो, लेकिन संविधान पढ़ो सर, जानना चाहिए। अच्छा क्या लिखता है प्रीएम्बल पे? सॉरी, प्रीएम्बल पे लिखता है द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। मतलब सबको ही मिलके एक कसम खाया है, ठीक है, कि हम लोग इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कैसा इंडिया बनाएंगे? सोवेरिन। सोवेरिन माने एकदम स्वाधीन, इंडिपेंडेंट, जिसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं। माने वर्ल्ड में करीब 210 के आसपास कंट्री है, 210 कंट्रीज करेंटली इन द वर्ल्ड। बट ऐसे बहुत सारे कंट्री है सर जिसको प्रॉपरली रिकॉग्निशन भी नहीं मिला है। जैसे मानो ये मिडिल ईस्ट में ये जो सीरिया वगैरह झगड़ा झाटी देखते हैं ना सर, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर उनको ना, जैसे ये जो पैलेस्तीन रिसेंटली जो झमेला हो रहा है, अब मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा इसको लेके, बहुत झमेला हो जाएगा। लेकिन देयर आर सर्टेन कंट्रीज ऐसे पैलेस्तीन का रिकॉग्निशन है, मतलब लेकिन डिस्प्यूटेड है, प्रॉपर सोवेरेनिटी अभी तक नहीं मिला है। सीरिया में प्रॉब्लम है। ठीक है, चाइना का एक हांगकांग है ना सर, हांगकांग का पूरा पूरी सोवेरेनिटी नहीं है, चाइना बोलते हैं वो मेरा है। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ। पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तान सोवेरेनिटी बोलता है पर एक्चुअल में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान क्या डिसीजन लेगा वो अभी कभी अमेरिका डिसाइड करता था। अगर 20 साल पहले चले जाए तो अमेरिका डिसाइड करता था कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। अभी चाइना डिसाइड करता है पाकिस्तान कैसे चलेगा। तो जिस कंट्री का गवर्नमेंट का खुद का इंडिपेंडेंट सिचुएशंस नहीं है उस कंट्री को सोवेरेन नहीं बोल सकते। इवन कुछ दिन पहले इमरान खान एक इंटरव्यू में, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पर उसको नो कॉन्फिडेंस के कारण उसको हटना पड़ा, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, तो वो जब रिजाइन कर रहा था, रिजाइन नहीं उसको बेसिकली जाना पड़ा, तो वही बता रहा था कि इंडिया को देखो, सोवेरेनिटी देखो उसका, किसी का दबाव में नहीं है। अरे भाई तुम किसके साथ तुलना कर रहे हो? बड़ा भाई है, पापा है तुम्हारा हैं? तुम किसके साथ तुलना कर रहे हो? भारत के साथ। हो सकता है हम लोग ब्रिटिश के कॉलोनी थे। यहाँ पर भी ये भी एक बात है कि जब हम लोग इंडियन कॉलोनी थे, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी थे, जब ब्रिटिश हम लोगों को माने बेसिकली राज करता था, तब भी हम लोगों के अंदर सोवेरेनिटी नहीं था, क्योंकि इंडिया में क्या होगा वो तो डिसाइड करता था ब्रिटिश। इंडिया बोल के कंट्री तो था पर वो ब्रिटिश इंडिया था, तो यहाँ पर तो फिर वो सोवेरेनिटी नहीं था ना सर। लेकिन 47 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन 49 में बन रहा है तो वो सोवेरेनिटी आ रहा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता है कि इंडिया इज सोवेरिन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक माने सबका, जैसे ये डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इसको बंगाली में या हिंदी में बोलते हैं या संस्कृत में बोलते हैं गणतंत्र या प्रजातंत्र। हाँ, गणतंत्र या प्रजातंत्र।
ठीक है, चाहे आप बंगाली बोल लो, चाहे आप हिंदी बोल लो, चाहे आप संस्कृत बोल लो, चाहे आप तमिल बोल लो, ये गणतंत्र और प्रजातंत्र चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो गणतंत्र या प्रजातांत्रिक जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि जो पब्लिक है, पीपल ऑफ इंडिया, यही इसमें राजा है। जो प्रधानमंत्री बनता है, जो मुख्यमंत्री बनता है, वो उनका एजेंट बनता है। डेमोक्रेसी में एक्चुअली पावर पब्लिक के हाथ में, एक्चुअल वो अलग बात, की हम लोग को दिखता कुछ और है। उसका मेन रीजन है कि अभी भी इंडिया पूरी तरह से, माने मेंटली अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है, अभी भी काफी इलिटरेसी है लोगों के अंदर, पढ़ाई लिखाई तो हो रहा है लेकिन अभी भी ना इंडिपेंडेंट थॉट नहीं आए। ठीक है, स्वाधीन तरीके से सोच नहीं सकता। इसीलिए ना ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लोग जो हम लोगों को लूटता रहता है ना, क्योंकि हम लोगों के अंदर इतना लैक ऑफ नॉलेज है, तो वो ऑटोमेटिकली आके क्या करेगा, हम लोगों को लूटता रहता है। और हमें हाँ, तो एग्जैक्टली ना, यही प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम के कारण ही तो है। मैंने बेसिकली, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारा थॉट प्रोसेस अभी भी बड़ा नैरो है ना, इसीलिए तो तुम्हें पॉलिटिशियन लूटता है। कोई बोलता है कि भाई टीएमसी करो तो तुम सेफ रहोगे, कोई बोलेगा तुम बीजेपी करो तो तुम सेफ रहोगे, कोई बोलेगा तुम सीपीएम करो तो तुम सेफ रहोगे। हम लोग पार्टी के झंडे के नीचे आके हम लोग खुद को सेफ्टी कर रहे हैं, बट हम लोग यही भूल जाते हैं कि भाई हम पब्लिक है, हमसे पावरफुल कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये पावर पब्लिक के हाथ में है। ये पावर थोड़ी ना मुख्यमंत्री अपने हाथ में ले सकता है। कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी लोग इतना पावरफुल नहीं होता जितना पावरफुल पब्लिक है। अगर पब्लिक जाग जाए तो ये लोग क्या कर लेगा। अगर कोई बोलेगा भाई ममता दीदी को मुख्यमंत्री नहीं रखेंगे, अगर कोई बोल दे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रखेंगे, अगर कोई बोल दे कि मोदी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रखेंगे, तो पब्लिक के हाथ में तो है ना सर। अगर अगर पब्लिक चाहेगा तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए पब्लिक को एक यूनाइटेड होकर थॉट सोचना पड़ेगा कि भाई ये सरकार सही है कि गलत है। सही नहीं है तो चेंज करो, कि हमारे हित में काम कर नहीं कर रहा है तो चेंज करो। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, हमारा बोल के नहीं है, सब मेरा मेरा हो गया। हमारा वाला कॉन्सेप्ट चला गया सर। वो अलग बात की बिहारी बिहार में बोलते हैं हमारा बिहार, बिहार में मैं बात नहीं होता है, हमार बोलते हैं ना सर, सही बोला ना। लेकिन वो हमारे बस बात में ही रह गया, एक्चुअल में सब मैं तू हो गया। मेरा क्या होगा मेरा, लेकिन देखो, लेकिन बिहार की लैंग्वेज भी कितना सुंदर है, हमार बिहार। कोई नहीं बोलता कि मेरा, जैसे हमारे बंगाली में लगे हमादेर बांग्ला। ठीक है, आजकल बोलते हैं मैंने मेरा बांग्ला से हो गया, मैंने मेरा से। अब मैं करेंगे तो यही गलत है। यानी ये मैं कॉन्सेप्ट जो है नैरो कॉन्सेप्ट, मेरा ठीक चल रहा है, मेरा पॉलिटिकल बैकअप है, मेरा चाचा वो है, मेरा ताऊ विधायक है, बस खत्म। हमार काका पार्टीते আছে, बस আমি ठीक আছে। ये चक्कर हो गया। लेकिन डेमोक्रेसी ऐसे थोड़ी होता है, डेमोक्रेसी तो पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए है। पब्लिक को ठीक लगेगा तो फिर डेमोक्रेटिकली इजीली पॉलिटिकल सत्ता बदल सकता है। 5-5 साल में बदलो ना। बंगाल तो गजब ही करता है, इंडिया का सबसे भयंकर स्टेट वेस्ट बंगाल है। भले ही मेरा स्टेट है, मैं सबसे भी ज्यादा प्यार इसी स्टेट से है, बट मुझे खराब ये लगता है कि डेमोक्रेसी में 34 ईयर्स कौन राज करता है। राजतंत्र में भी संभव नहीं। कोई राजा 30 साल में राज करेगा, बहुत बड़ा बात है जब राजतंत्र चलता था। जैसे नेपाल में कुछ सालों पहले तक राजतंत्र था, भूटान में अभी भी है ना सर। भूटान तो तेरा पड़ोसी है। हाँ, असम तो बस भूटान के नीचे ही आता है। जानते हैं कि नहीं जानते। तो हाँ, राजा चलाते हैं। नेपाल में था, पर नेपाल राजतंत्र खत्म कर दिया और डेमोक्रेसी ला दी। बात समझ में आ रही है। नहीं, भूटान में जो किंग का फैमिली होते हैं वो अपने हिसाब से रूल बना के चलाते हैं। नेपाल में भी वही था। इंडिया में भी यही सिस्टम चलता था तो पहले, क्योंकि पहले पूरा इंडिया, वन इंडिया कॉन्सेप्ट बीच बीच में हुआ था, बट फिर भी हर जगह का एक राजा हुआ करता था, हर स्टेट का। जैसे बंगाल एक जगह था, उसको बोंगो बोला जाता था, बोंगो। ठीक है। जैसे आसाम था, आसाम का नाम था अ, आसाम का नाम बता। कुछ नहीं पता इसको। आसाम को कामरूप कहा जाता था, कामरूप। ठीक है, कामरूप एक्सप्रेस चलता है, जाते रहते। हाँ, जाते रहते ना, कामरूप की जगह भी है, जगह है ना। हाँ, तो कामरूप था एक्चुअली। कामाख्या टेम्पल नहीं है गुवाहाटी में, तो कामाख्या टेम्पल के नाम है वो। माता वहां पर देखना, देवी माता का बड़ा पूजा होता है हर जगह। तो माता कामाख्या देवी का मंदिर, मतलब माता देवी माँ तो माता का वो
वहां पर बहुत ये था, तो इसलिए असम का पुराना नाम कामरूप था। और असम में वो जो अहमिया जो होता है, वो अहमिया एक साम्राज्य हुआ करता था, वहां से वो जगह का नाम असम पड़ा है। सब इतिहास में देखो, मेरे को मत लेके जाओ, मैं बह जाऊंगा। ठीक है। तो पॉइंट इज दैट सर, ये पहले भारत में भी हर जगह का अलग अलग राजा हुआ। तो वो अलग बात है कि बाद में इंडिया का सिचुएशन अलग हुआ, लेकिन आज एक वन इंडिया नेशन कॉन्सेप्ट, इसीलिए आज इंडिया का अलग अलग लेवल का ग्रोथ है। अगर सब अलग अलग हो जाएंगे ना, तो हम लोग फिर से बिखर जाएंगे। ठीक है, एक होना जरूरी है। सम्राट अशोका के टाइम पे एक हुआ था, सबसे पहले तो हुआ था राजा भारत के टाइम पे, जिसके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा है। राजा राजा भारत, भारत ये रामायण का भारत नहीं सर, उससे पहले था कोई एक। हाँ, उसके नाम पे देश का नाम भारत पड़ा, तभी इसको भारत कहा जाता है, क्योंकि उसको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, क्योंकि वो पूरा भारत को यूनाइट कर दिया। उसके बाद और भी दो चार राजा ने किया था, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट नाम, जैसे कि इतिहास में उसका मिला है प्रमाण, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोका का दादाजी थे। ठीक है, जो मगध का मतलब बिहार का ही मेनली, मगध से थे। बिहार जो है आज मगध जो है, वो पहले आज का बिहार, उस टाइम पे मगध हुआ करता था। उनके टाइम पे पूरा भारत यूनाइटेड हुआ था। चाणक्य, आचार्य चाणक्य द ग्रेट टीचर, ठीक है, इकोनॉमिस्ट, अकाउंटेंट, एवरीथिंग, उनके एडवाइस पे। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य पूरा पूरी नहीं कर पाया था, कोशिश किया था, पर मेनली उनका जो था कि अलेक्जेंडर को रोकना और कुछ प्रॉब्लम को ठीक करना, ये किया था। लेकिन सम्राट अशोका मैंने एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार या बिंबिसार, ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी है। बिंदुसार, बिंदुसार के टाइम पे वो ठीक नहीं कर पाया, लेकिन बिंदुसार का बेटा था अशोका। अशोका का माँ का नाम था धर्मा। ठीक है, तो धर्मा का बेटा है अशोका। अशोका के टाइम पे ये पूरा का पूरा खेल, और ये धर्माशोक भी कहा जाता है, इसलिए नहीं कि धर्माशोक, क्योंकि धर्मा का बेटा है ना, इसलिए कहा जाता है धर्माशोक। और ये जो देखना हमारे भारत के जो अशोक चक्र है ना सर, ठीक है, या फिर जो अशोक पिलर, ठीक है, अशोक स्तंभ, ठीक है, जिसमें वो लायन का इमेज होता है, तुम कभी भुवनेश्वर जाओगे ना, वहां पर तुम जरूर विजिट करना, वो हिस्टोरिकल प्लेस तुमको आज भी देखने को मिलेगा। वो अशोक का जो पिलर है ना, वो आज भी है। ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से भुवनेश्वर 5-7 घंटा का डिस्टेंस है। भुवनेश्वर से पुरी जाने के रास्ते में तुमको धवलगिरी बोल के एक हिल स्टेशन मिलेगा, वहां पर एक बौद्ध स्तूप है। और उसके आसपास भी तुमको सारे पिलर मिलेगा जो अशोका के टाइम का है। और कलिंग के साथ अशोका का एक बहुत बड़ा वार हुआ था डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। एक्चुअली कलिंग माने उड़ीसा पहले से ही डेमोक्रेसी था, लेकिन अशोक बोल रहे थे ठीक है आप डेमोक्रेसी हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इंडिया को वन इंडिया कॉन्सेप्ट में बांधो, नहीं तो बार बार क्या हो रहा है, फॉरेनर अटैक कर रहे हैं और हम लोग अपने ही अंदर रहेंगे तो फिर अटैक को रोक नहीं पाएंगे। तो ये सब इतिहास में क्यों बार बार बोल देता हूँ, क्योंकि इतिहास से ही ये सब चीज बन रहा है सर। क्योंकि देश बार बार टूटेगा तो फिर सोवेरेन कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करोगे, और सब राजा राजा अलग होगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसे बनेगा। इसीलिए जब 47 के बाद जो न्यू इंडिया बना, जो मॉडर्न आज का इंडिया बना है, ये जो डेमोक्रेटिक इंडिया बना जा रहा है, इसमें ये सोवेरेन कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि हम इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक माने गणतांत्रिक, रिपब्लिक माने प्रजातांत्रिक, माने जो यहाँ का प्रजा है वही यहाँ का मेन है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और पूरा के पूरे देश को रक्षा करता है ये चीज। ठीक है, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, क्या क्या सिक्योर करता है, सबको जस्टिस देगा। क्या देगा सर, सबको जस्टिस देगा, न्याय देगा, सबको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देगा। सामाजिक तौर पे किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये समाज सबका है। इकोनॉमिक तौर पे भी सबके साथ न्याय होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सबको करोड़पति बना, नॉट लाइक दैट। ठीक है, इकोनॉमिक तौर पे मैंने किसी का इकोनॉमिक कंडीशन खराब ना हो, ये देखने का दायित्व तो देश का है। कोई पिछड़ा ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई बिना भूखे मरे ना जाए, ये देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको अंबानी बना देंगे, वो स्पेशल स्किल में अंबानी अंबानी बना है सर। ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली नहीं, सब देखो अंबानी के पास, कुछ लोग ऐसे थे अंबानी के पास देखो कितना पैसा है, अरे भाई उसका बिजनेस दिमाग से वो अंबानी बना है, आपके दिमाग का काम बनो। लेकिन एटलीस्ट बेसिक इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, वो किसी के साथ दिक्कत ना हो, ये देखने का दायित्व तो पूरा देश का है। पूरा देश का मैंने सिर्फ मोदी का नहीं, आपका भी, मेरा भी, मोदी का भी, ममता का भी, नीतीश का भी, सबका। देश का प्रधानमंत्री जितना जिम्मेदार है, प्रधान मुख्यमंत्री जितना जिम्मेदार है, हम लोग एक दूसरे के लिए भी उतना ही जिम्मेदारी लेना चाहिए, तभी एक देश। हाँ,
अच्छा, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल जस्टिस भी सबको मिलना चाहिए। माने आपको पॉलिटिकली किसी भी तरह का माने प्रेशर ना हो, आप डेमोक्रेटिकली आपका मुख्यमंत्री चूज कर पाओ, वोट एकदम प्रॉपर देने दो। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल किसी भी तरह का आपके ऊपर न्याय नहीं मिल रहा है, आप चूज कर सकते हो ना, जैसे होता है ना कभी कभी वोट नहीं देने देता, इस तरह का प्रॉब्लम। ठीक है, तो वही जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, स्वाधीनता, किस तरह का लिबर्टी? थॉट में, आपका चिंतन में कोई चिंता, समझते हो ना, कि मैं क्या सोचूंगा इस पे किसी का रोक टोक नहीं होना चाहिए। आपके थॉट पे, आपके एक्सप्रेशन पे, आपके बिलीफ में, आपके फेथ में, आपके वर्शिप में, आप किसको भी पूजा करो, आपके ऊपर है। आप किसको मानोगे, अल्लाह को मानोगे, भगवान को मानोगे, आपके ऊपर, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। कोई राम को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई दिक्कत नहीं, कोई बौद्ध को माने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग भेदभाव करता है, और वो अलग बात है सर, उसमें एक अलग लेवल का प्रॉब्लम है। मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि लेवल बात अलग हो जाएगा। सर देखो, अच्छा चीज भी रहता है, बुरा चीज भी रहता है। हम लोग यहाँ बुराई पे बात नहीं करें कि अच्छाई की बात करें। देश का, देश का सोचो सर, देश कितना बड़ा सोच रहा है, लिबर्टी, कि भाई आप थॉट, आपका थॉट पे मेरा कोई अधिकार नहीं, आप सोचो ना क्या सोचो, अच्छा सोचो, बुरा क्यों सोचो। एक्सप्रेशन, माने कोई बोलेगा एक्सप्रेशन माने आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, कुछ भी बोलना और कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं है, आगे जाके आर्टिकल में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, ये संविधान मेरे को परमिशन देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का धज्जिया उड़ा दो, आप किसी का इज्जत ना करो, मोरालिटी के अगेंस्ट में नहीं नहीं जाना चाहिए। तो वो आगे जाके बोलता है, स्टार्टिंग में आपको बोलता है कि यस, आपके एक्सप्रेशन पे आपका पूरा स्वाधीनता है। चाइना नहीं है, चाइना में क्या है कि आपका सोच पे आपका अधिकार नहीं, नहीं, नहीं है चाइना में, ऐसा नहीं। आपका मन है आप क्रिकेटर बनोगे, चाइना बोलेगा नहीं तुमको जिमनास्ट करना है, नहीं करने देगा। चाइना में स्कूल में क्या टॉपिक चूज करोगे वो चाइना डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते। स्कूल में हर एकदम किंडरगार्टन से लेके अपर स्टडी तक, इवन बिजनेसमैन क्या बिजनेस करेगा वो भी बिजनेसमैन डिसाइड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट डिसाइड करके देता है, किसी भी तरह का नहीं। अभी उन लोगों का आदत हो गया है, लोग अभी आदत हो गया तुमको, मतलब अगर किसी को बार बार डोमिनेट कर, मतलब किसी को डोमिनेशन पाने के, जैसे इंडिया का था ना सर, अभी भी वो आदत है कि ब्रिटिश लूटता था हमें, मारता था, फिर भी हमें आदत हो गया था ना, ऐसा ही है बेटा, क्या करेगा, मान लेना पड़े। चाइना के लोगों का भी ऐसा हो गया, ऐसा ही है, ऐसा ही है हमारे देश का अपर लेवल ऑथोरिटी, सब मान रहे हैं, क्या करें, फिर भी अपना देश अपना है। चाइना में सब कुछ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब कुछ है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम क्या डिसाइड करोगे ये गवर्नमेंट से बताया जाएगा। कौन से स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, स्कूल थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकता है ना, कि हम अपने बच्चों को किस तरह का चीज पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट आके बोलेगा नहीं नहीं, तुम्हारे स्कूल में ये सब्जेक्ट अभी नहीं चलेगा क्योंकि देश का नीड अभी अलग है, गवर्नमेंट ये चाहते हैं। चाइना में कभी तुम देखोगे नहीं कि फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वो देखना सब जिम्नास्ट, ओलंपिक का मेडल का लिस्ट देखोगे चाइना नंबर वन आएगा, एशियन गेम्स का लिस्ट देखोगे चाइना नंबर वन आएगा, क्योंकि वहां के लोगों के अंदर वो चीज, वो लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे देश के लिए क्या सही है। इसका कुछ अच्छा ही भी है लेकिन इसका बुरा ही भी है, मैं ये नहीं कहता कि ये पूरा खराब है, इसमें भी कुछ चीजें अच्छा ही होता है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में ये एक मैंने नैरो माइंड सेटअप का जन्म देता है, क्योंकि जो खुल के नहीं सोच सकता है वो तो गुलामी है ना सर। अगर हम लोग इंडियन ये समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे थॉट में कोई रोक टोक नहीं लगा, लेकिन तुम सोचोगे अगर तुमको चाइना में लेके जा जाए, तुमका थॉट प्रोसेस में तुम क्या करोगे, हर चीज में तुमको रोक टोक करे, फिर तुमको लगेगा उससे अच्छे जेल में डाल दो भाई, है ना, ये तो बिना जेल का जेल ही हुआ ना। ह्यूज डिफरेंस है, ये यही फर्क हो जाता है कंट्री टू कंट्री। इसीलिए देखो ना, चाइना पीछे ही पड़ा है लूट मार करने का। कैसा लूट मार? चाइना अभी पैसा कमाया है बहुत, उसके पास आर्मी है, पॉपुलेशन है, पावरफुल बना है। तो चाइना चाहते हैं कि जिस जैसे एक टाइम पे अमेरिका इंग्लैंड दुनिया को राज किया था, चाइना चाहते हैं वो दुनिया में राज करे। ये जो इस माइंड सेटअप के कारण, क्योंकि खुला सोच नहीं है ना, ओपन थॉट प्रोसेस नहीं है, पब्लिक को वही सोचना है जो गवर्नमेंट चाहते हैं।
हर चाइनीज के अंदर वो चीज ही भरा जा रहा है कि आपके अंदर वो चीज होना चाहिए। हाँ, चाइना का यही माइंडसेट है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? अब देखो, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं पढ़ा नहीं, लेकिन मैं जो सुनता हूँ वो मैं खुद बता रहा हूँ। हाईएस्ट पॉपुलेशन चाइना में है। अभी अभी ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। रिसेंट एक डेटा आया था कि इंडिया चाइना को पछाड़ दिया। किसी चीज में पछाड़े ना पछाड़े, पॉपुलेशन में तो पछाड़े। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, जैसे पूजा वगैरह में भी कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं। ठीक है, मतलब किसी को जबरदस्ती अल्लाह नहीं बुलवाना है, किसी को जबरदस्ती भगवान नहीं बुलवाना। प्यार से कोई आए वो अलग बात है। तुम प्यार से अल्लाह का नाम लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्यार से गॉड का नाम लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरदस्ती या किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं। षड्यंत्र होता है सर, ठीक है, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, वो बहुत खतरनाक चीज। लोगों को जैसे आज बांग्लादेश अलग क्यों हुआ, पाकिस्तान अलग क्यों हुआ, कश्मीर में इशू क्या है? हर चीज का इशू धर्म नहीं है सर। देश को अलग करने के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी वर्शिप में देखो, सच में अगर मुझे भगवान समझ में आता है, किसी को अल्लाह समझ में आने तो। हमारे देश में भी अगर जैसे अल्लाह और भगवान पे एक कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, मैं आपको रिचुअल्स बात कर रहा हूँ कि जैसे मुस्लिम लोग मानता है कि कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है, सब कुछ निराकार है। तो ये हिंदू का भी थॉट है, ऐसा नहीं है। हम लोग का जो ओम होता है ना सर, वो भी तो निराकार है। हमारे देश में भी मतलब जो पूजा पद्धति है, इसमें दोनों चीज अवेलेबल है। आप मूर्ति को भी मानो, आप बिना मूर्ति को भी मानो, आप ओम का भी पूजा कर सकते हो, आप शिव भगवान का रूप का भी पूजा कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं ना स्वाधीनता। भाई जिस तरह से आपको भगवान मिले, आपको क्या प्रॉब्लम है? इससे बड़ा लिबर्टी क्या हो सकता है? और हमारे भारत के कल्चर में तो गजब चीज है सर। अगर कोई अगर कोई पूजा ना करे तो भी वो हिंदू है। मैं आपको आप लोगों से कितना लोग पूजा पाठ करते हो सर? जेन्युइन बात सर, कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी हिंदू है। हमारे देश में पूजा ना करने से भी हिंदू है, पूजा करने से भी हिंदू है। उसके साथ जाति भेद का कोई इश्यूज नहीं है एक्चुअल में, और यही एक्चुअल लिबर्टी है। हाँ, लेकिन करना चाहिए वो अलग बात है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो भी हो वर्शिप में छूट है। ठीक है, मुस्लिम अपना करे, गॉड अपना, क्रिश्चियन अपना करे। ठीक है जी। भारत में एक इंटरेस्टिंग थिंग आपको बताऊं, नहीं जानना चाहिए सर, क्योंकि वर्शिप का मैटर आ रहा है, मैं तो कोई बाहर का बात नहीं कर रहा। आप लोग ऐसा ना सोचो कि सर बाहर चीज बोलो, मैं आपको जेन्युइन चीज बोल। जैसे मानो वर्शिप, ठीक है, मैंने कौन किस तरह का पूजा पद्धति फॉलो करेगा, कौन किसका भगवान को मानेगा। जैसे ये जो रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सीरिया में और सॉरी इसराइल में और पैलेस्तीन में, ये एक्चुअली वही पूजा पद्धति को लेके ही है। पूजा पद्धति माने एक्चुअली जो इजरायली लोग हैं वो एक्चुअली यहूदी है। ठीक है, यहूदी जो इतिहास बताता है, मैं इतिहास में बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। यहूदी जो है, पुराना कॉन्सेप्ट है कि जीसस क्राइस्ट को यहूदी ने मारा था। जीसस क्राइस्ट खुद एक यहूदी फैमिली से जन्म लिया था। जीसस क्राइस्ट खुद एक यहूदी फैमिली से जन्म लिया था, लेकिन जब जीसस क्राइस्ट अपना टीचिंग्स लोगों को दे रहा था, ये यहूदी का पुराना जो कॉन्सेप्ट वाले लोग थे उनको पसंद नहीं आया। तो जीसस क्राइस्ट को यहूदी ने मारा था। तो जो बाद में जो क्रिश्चियन बने थे, जो जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर बने थे, वो क्रिश्चियन बन गए। अब क्रिश्चियन के साथ यहूदी का लड़ाई है। फिर बाद में जब हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ, ये जो अब्राहमिक रिलीजन जिसको इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, उनके साथ भी यहूदी का प्रॉपरली माइंड सेटअप मैच नहीं कर रहा। तो यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम यानी मुस्लिम, ये तीनों के बीच में भेदाभेद है सर, रिचुअल्स को लेकर। कोई बोलते हैं कि जैसे इसराइल जिस जगह में है वहीं पर जेरूसलम है, और जेरूसलम पे एक्चुअली इसराइल का ही रूल चल रहा है। अब इसमें इसराइल लोगों को भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतलब दोनों का प्रॉब्लम है। पैलेस्तीन का भी अपना इश्यूज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैलेस्तीन के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। इसराइल का ये क्या इशू है कि जब यहूदी लोगों को भगाया गया था, सब लोग मिल गए, तो यहूदी का अपना देश ही नहीं था। यहूदी यूरोप के अलग अलग कोने में, अलग अलग देशों में क्या बोलते हो, बनवासी की तरह रह रहा था। तो जब उनको पता चला कि इनका जड़ जो है वो आज का इसराइल जहां पर वो लोग है ना सर, वही उसका जड़ है, तो वो लोग वहां पर आके रहना चालू किया।
तो फिर इस तरह से वो लोग अपना एक देश बनाए, जगह बनाए। अब पैलेस्तीन लोग बोल रहे हैं कि भाई अब मेरा जगह ले लिए। ये भी सही है कि वहां पर पैलेस्तीनी जो है, अब वो लोग इस्लाम को फॉलोअर है। अब पूरा खेल हुई वॉरशिप को लेके। पूजा पद्धति चेंज कर दो तो फिर सब तो इंसान ही है। तो पूरा खेल वॉरशिप को लेके ही तो है ना सर। क्रिश्चियन बोल रहे हैं कि तुम हमारे वॉरशिप का जगह छीन लिए, कोई दूसरा कहते हैं कि तुम हमारा जगह छीन लिए। इसको लेके लड़ाई। तो इस सब के बीच में इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बड़ा ही गजब बात कर रहे हैं। सर एक सेकंड होल्ड करो, कॉल है थोड़ा सा। अब 11:30 के बाद समझ में आ रहा है सर कितना कॉम्प्लेक्सिटीज है। लेकिन क्या है ना सर, यही सब चीज है जो पूरा सिचुएशंस को डिपेंड करता है। अब संविधान, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मरहम पट्टी है। ठीक है, ये सब चीज को ठीक करता है। ऑनलाइन में कोई है क्या? कुणाल इज देयर। आई डोंट नो, कुणाल के साथ तो मेरा बात ही नहीं हो पा रहा है। मनुष्य जॉइन करें नहीं चीज। वेरी गुड। ओके, नाउ ओरशिप समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो इंडिया में ओरशिप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अपना अपना वर्शिप कर सकते हैं। इवन धर्म प्रचार भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, शांति करके करो। तुम किसी को अगर, सिंपल बात है, अगर हिंदू बोलेगा कि भाई ये अच्छा है, कोई कृष्ण भजन करता है, भाई भजन करो तुमको शांति मिलेगा। अरे भाई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, पैसे के चक्कर में भाग भाग के अपना जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जिंदगी को समझ ही नहीं पाता। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं भजन करो। अब आप लोग बोलोगे सर न्यू जनरेशन भजन क्या कर रहा है पागल की तरह, हरे रामा करके मेरे को क्या मिलेगा? हरे रामा करके आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे भी नहीं पता सर। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोल सकता हूँ, सर आप करते हो नहीं सर, मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी। हरे रामा करके आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप अपने माइंड को स्टेबल कर पाओगे। आपका जो माइंड भटकता रहता है ना, वो आप कंसंट्रेट कर सकते हो। अब राम बोलो ना बोलो अलग बात है, कुछ और बोलो उसमें आपका है। देखो हाँ, संविधान आपको मौका देता है, आप राम की जगह अल्लाह बोलो, नो इशू विद दैट, ठीक है। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि आप जो भी करो, ये जो भगवान का नाम जपना, पूरा भी अच्छा है मानो, दुनिया का भी अच्छा है मानो, है ना। कोई जीसस को मानता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुद्ध को मानता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये जो जप तप सब कोई करता है, अल्लाह भी जप तप करने की नहीं बात करता है, थोड़ा तरीका अलग है। गौतम बुद्ध भी वही बोलता है कि आप कुछ मतलब ध्यान करो आप, वो भी तो गौतम बुद्ध भी करते हैं, जैनी लोग भी करते हैं। सबका एक ऑब्जेक्टिव सबका सेम ही है, कंसंट्रेशन डेवलप करना, माइंड को ठीक करना, स्टेबिलिटी रखना एंड ब्रदरहुड फैलाना। मतलब बेसिकली ये जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, ये सबका एक ही मकसद है कि शांति फैलाना है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काता रहता है। अब इस तरह से क्या हो रहा है, जंग हो रहा है। हर जंग का, दुनिया में जितना जंग है, कुछ बातें धर्म को लेके हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट एंड जो भी हमारे यहाँ पर हुआ है। और कुछ जगह में धर्म नहीं, पैसा है कि मैं ज्यादा बड़ा बनूंगा। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और अभी जो चाइना इंडिया के साथ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ कर रहा है, अब मुझे बड़ा बनना है। तो कभी पैसा है तो कभी धर्म। खेला बहुत खतरनाक है सर। चलो सर, और आगे बढ़ना है। एक ही जगह में रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी भी प्रियम्बल खत्म नहीं हुआ सर। प्रियम्बल में आगे क्या है सर? इक्वालिटी, सब एक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल। सब समान, कोई अलग नहीं है, इंसान है ना सर। चाहे कुछ भी फैमिली से जन्म में क्या फर्क पड़ता है, इंसान तो इंसान। तो हिंदू सेंट थे सर, स्वामी विवेकानंद शिकागो रिलीजन में जब गए थे, यही बात को प्रमाण किए थे कि जीवे प्रेम करे जय जॉन से विशेष बात तो समझते हो। जीवे प्रेम करे जय जॉन से भी छे ईश्वर, मतलब
सेविचे माने सेवा करना, मतलब जो प्राणी को प्यार करते हैं, जीव माने प्राणी, जो प्राणी को प्यार करते हैं, जो एक इंसान दूसरे इंसान को प्यार करते हैं, वही भगवान का प्यार होता है। भगवान आपको दिखाई नहीं दे रहा है, किस तरह का है, बड़ा है, छोटा है, आई डोंट नो, नीचे है, ऊपर है, नॉर्मली हम लोग ऊपर ही करते हैं। कभी देखे ऊपर करके कि कहाँ है भगवान? मुझे तो आज तक नहीं दिखा। सर आपके अंदर वो ज्ञान नहीं है, सच में नहीं है मेरे अंदर वो ज्ञान। लेकिन विवेकानंद जी क्या कर रहे हैं? मॉडर्न सेंट है, पढ़ा लिखा है, और यूथ को सबसे ज्यादा समझने वाला सेंट माना गया है इसे। विवेकानंद जी बार बार बोल रहे हैं कि जो इंसान दूसरे इंसान को प्यार करते हैं, ये जो हम लोग नमस्कार करते हैं ना, ये नमस्कार का मतलब जानते हो? एक दूसरे को देख के नमस्कार करना। हम लोग सोचते हैं कि रिचुअल्स है, ये नमस्कार और कुछ नहीं है। जैसे नमस्कार, इसका मतलब तुम्हारे अंदर का जो भगवान है ना, उसको मेरा नमन। तुम मेरे को नमस्कार किए, इसका मतलब मेरे अंदर का जो भगवान है उसको नमन। तो ये बेसिकली मैं भगवान को नमन किया कि तुमको नमन किया। अब देखो, तुम्हारे अंदर का भगवान को नमन करना मैंने तुम्हें ही नमन करना। तो तुम मेरा कदर कर रहे हो, मैं तुम्हारा कदर कर, भाईचारा बन गया ना। दैट्स वाई नमस्कार होता है। तो इस्लाम में भी होता है ना, अस्सलाम वालेकुम ऐसे करके, सिमिलर काइंड ऑफ वही चीज। एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करे एज ह्यूमन। चाहे चाहे मानो ये ज्यादा महंगा कपड़ा पहन के आया है, मानो मेरा फटा कपड़ा है, तो क्या हुआ? कपड़ा से क्या प्रॉब्लम? तो श्री कृष्ण भगवान का एक भजन सुनी होगी, नहीं आई डोंट नो। उसका एक दोस्त था, जो दोस्त बड़ा गरीब था, सुदामा, कृष्णा और सुदामा। तो उसमें एक बड़ा सुंदर सा लाइन है, ठीक है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो। सुने होगा ना, बड़ा फेमस गाना है, ठीक है, अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो कि द्वार पे सुदामा गरीब आ गया है। और फिर अपने आंसू से पैर धुलाया था कृष्ण भगवान। फिर कृष्ण भगवान का जो उस टाइम पे पत्नी थे, तो वो बोल रहे कि ये क्या देख रहा हूँ मैं, गरीब का आंसू के एक राजा कैसे धो सकता है? तो ये इसको, इसमें कोई धर्म का बात थोड़ी हो रहा है, कंपैशन समझाया जा रहा है आपको, करुणा। आपके मन में करुणा होगा, मेरे मन में करुणा होगा, तो ऑटोमेटिकली इंसानियत बना रहेगा। इसमें जात पात धर्म ऊंच नीच कहाँ है? यही तो इक्वालिटी है। दिस इज इक्वालिटी। भारत का संविधान एक्चुअली भारत के कल्चर को देखते हुए बनाया गया था। इंडिया इज द ओनली कंट्री, मैं आपको एक चीज यही बता रहा था, ये जो वर्शिप करने का लिबर्टी मिला है ना सर, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन टुडेज। ये ऐसा नहीं कि 1949 में दुनिया का पहला मस्जिद भारत में बना है। मुस्लिम के लोग बोलते रहते हैं हमेशा कि इस्लाम पुराना नहीं है, इस्लाम नया नहीं है, इस्लाम पुराना है। मस्जिद तो पहले भारत में बना था। सच है कि मस्जिद पहले भारत में बना था, मंदिर तो पहले से था सर। वो तो क्योंकि भारत तो मंदिर का ही जगह है। जब अरबियन नेशन से लोग ट्रेडिंग करने के लिए इधर आता था ना, ईरान से, इराक से, अरब से, तो वो लोग बिजनेस करने के लिए आता था, उनके चीजों को यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आता था। तो वो लोग यहाँ पर जब आता था उस टाइम पे, तो 2-2 महीने, 3-3 महीने जहाज में चलना था, फिर जाके इंडिया में आके रुकना था, भारत में आके। तो फिर वो लोग रहेगा तो उनको भी तो रिचुअल्स करने के लिए कुछ जगह चाहिए, अपना जो वर्शिप पद्धति है, जगह चाहिए ना। तो फिर वो यहाँ के राजा को बोला कि फिर हमें एक मस्जिद बनाने दो, केरला में है, कोची में आज भी है। तो बोले कि हमें अपना पद्धति करने के लिए एक जगह चाहिए। तो उस टाइम का जो राजा था वहां का, वो बोला ठीक है बनाओ अपना मस्जिद, क्या दिक्कत है? हम लोग ये नहीं सोचे कि भाई ये होगा तो फिर हमारे यहाँ का धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचते भारत। भारत ऐसा नहीं सोचता। जब ईरान ईरान के लोगों को भगा गया पारसी का, तो वहाँ वो लोग जब इधर आए, ये लोग नॉर्मली मुस्लिम नहीं होते थे पहले, वो लोग पहले ना जुदाइज्म बोल के एक होता था, यहूदी होता था, ऐसा फॉलो करते थे। भारत इज द ओनली कंट्री जहाँ पर हर तरह का रिलीजन पाए जाते हैं, और हर तरह का रिलीजियस मतलब मंदिर आपको इंडिया में मिलेगा। और इस्लाम का जितना फिरके हैं, फिरके मैंने इस्लाम के मैंने बहुत तरह अलग अलग, जैसे हिंदू रिलीजियस में भी अलग अलग होता है ना सर, एक कृष्ण भगवान का थॉट प्रोसेस अलग है, शिव का थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है ना? उसी तरह इस्लाम का भी अलग अलग थॉट प्रोसेस है। हर तरह का थॉट प्रोसेस अरब में नहीं मिलता है, इंडिया में मिलता है। इसको फिरके बोलते हैं। हर तरह का फिरके इंडिया में पाया जाता है। फिरकी मैंने बेसिकली द वे ऑफ लाइफ, कोई बोलते हैं जैसे सुन्नी होता है, सिया होता है, कुछ लोग होते हैं, मुस्लिम में बता रहा हूँ, सिया सुन्नी। फिर एक होता है जैसे जो लोग ना सिर्फ देखना सूफीज्म करते हैं, सिर्फ गाना गाते हैं और लोगों को शांति फैलाते हैं, सूफी गाना होता है ना, सूफी सॉन्ग्स, नहीं सुने? सुना कि नहीं? तो उसमें क्या होता है बेसिकली, ये सब सिखाया जाता है
तो बेसिकली अलग अलग फिरके बोलते हैं इसको, तो हर तरह का फिरका तुमको इंडिया में पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर सब हर किसी का सिस्टम को इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है। तो ये एक खूबी है हमारे देश का। अब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है देश में, बट संविधान बनाने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बैकग्राउंड बीच बीच में जो जा रहा हूँ मैं, बेसिकली आपको समझाना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा इमेज देना चाहता हूँ कि ऐसे चाहो तो मैं रीड करके निकल सकता हूँ, इसमें मेरा ही अच्छा होगा क्योंकि मैं जल्दी खत्म करूंगा। लेकिन एक बार आपके दिमाग में इमेज छप जाए ना, तो बाकी चीज आप ही पढ़ने का इंटरेस्ट ग्रो करता है कि नहीं सर ने इतना चीज बोला कि देखते हैं भाई क्या लिखा है। समझ रहे हो सर? मैं रीड करके निकल जाऊंगा तो वो रीडिंग ही रह जाएगा, आपका दिमाग में कभी वो इमेज नहीं बनेगा कि ये इक्वालिटी ऑफ स्टेटस क्यों दिया गया और सच में है क्या। बोलने से तो नहीं होता, देना भी तो पड़ता है, और है सच में है। सब मारपीट कर रहे हैं अपने। कोई बोलेगा कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम मारपीट होता है, हाँ होता है, थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक लगेगा सर। सीरिया में या फिर इराक ईरान में, वहां पर तो सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं, वो लोग मारपीट नहीं करते। क्रिश्चियन कंट्री में चले चले जाओ, वहां पर क्रिश्चियन के अंदर भी मारपीट नहीं है। रशिया यूक्रेन तो क्रिश्चियन है, तो वो लोग मारपीट नहीं कर रहे। हम लोग सोचते हैं हमारे यहाँ पर जात पात चल रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं। एक्चुअली जो मारपीट होता रहता है ना सर, इसके साथ जात पात का कोई कनेक्शन नहीं। ये बेसिकली एक बंदा बोलता है मैं बड़ा, दूसरा बंदा बोलता है मैं छोटा, मैंने मैं वो बड़ा होना चाहता है, और इसके लिए मारपीट होता है। इसके साथ जाति धर्म का कोई कनेक्शन एक्चुअल में नहीं है, सब पैसे का खेल है। कौन कितना पावरफुल बनेगा पैसे से। ये जो अभी देख रहे हो ना, वहां पर भी पैसे का ही खेल है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी में आपको पहले ही बोल रहा था, फ्रेटर्निटी मैंने भाईचारा, भाईचारा फैलाना। भाईचारा माने भातृत्व, बांग्लाते वाले भातृत्व, ठीक है। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशंस। एक देश को एक रखना है तो एक दूसरे के अंदर ब्रदरहुड रखना है सर। कोई हमसे अलग नहीं है, हम सब एक है। अंडरस्टैंड सर? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? संविधान, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है सर। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves these constitutions। हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, संविधान में, बेसिकली संसद में 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ है। एनैक्ट माने लॉ को दर्ज किया गया, एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और ये संविधान हमें दिया गया, और इसे पालन करने का दायित्व सबका, सबका, चाहे राजा हो या बोलते हैं चाहे गंगू तेली हो या राजा भोज, ठीक है। सबका दायित्व है सर इसे पालन करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। तो मैं आपको इतना देर से थोड़ा सा प्रीएम्बल समझा रहा था, थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा ही समझा दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। चलो आप फटाफट रीड करते हैं, समझ में आएगा। द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क दैट demarcates fundamental political code, माने मार्क कर रहा है, डिमार्क माने मार्क कर रहा है, पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीडियर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। माने फंडामेंटल राइट माने हम सबका कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स है सर, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये भारत के संविधान में दिया गया है। ये भी आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा मैं, व्हाट इज आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये देखो, राइट टू इक्वालिटी, अभी मैं बता रहा था ना, देख द 6 फंडामेंटल राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। 6 फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में बोला है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 9 से लेकर 12 22 के अंदर बोला है, 19 से लेकर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, चाहे मेंटली नहीं फिजिकली, किसी का दम नहीं है करने का, एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते आप। सिर्फ आपके पास पैसा है बोल के आप किसी को एक्सप्लॉइट कर दोगे, सिर्फ आपके पास पावर है बोल के एक्सप्लॉइट कर दोगे, नहीं, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में अगर आप थोड़ा सा लड़ाई लड़ोगे ना, आपको मिलेगा। एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हो सकता है कि ये संभव नहीं है वो संभव नहीं है, बट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सबको है, आपको कोई नहीं लूटेगा।
राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा था, सेक्शन आर्टिकल 25 से लेकर 28। जैसे हम लोग नॉर्मल लॉ में सेक्शन सेक्शन करके बात करते हैं, संविधान पढ़ने के टाइम पे अपन लोग नॉर्मली आर्टिकल आर्टिकल करके बात करेंगे, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपको अपना कल्चर फॉलो करने का राइट है, आपको अपना एजुकेशनल राइट्स भी है। बात समझ रहे हो सर? कल्चर माने जिसको जो उसका जो भी कल्चर वो फॉलो करता है वो कर सकता है, कल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्निटी मेंटेन करके अगर किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कल्चर फॉलो करने का राइट है। लेकिन इसको लेके भी मारपीट दंगा चल रहे हैं, ठीक है, इसको लेके भी प्रॉब्लम है। जैसे वो कुछ महीने पहले वो बोरखा और वो क्या पहनते हैं नॉर्मली मुस्लिम फैमिलीज में पहना जाता है लड़की लोग, बोरखा नहीं, वो एक होता है जो मास्क मुंह में डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोरखा तो पूरा हो गया, का नाम है बोरखा। और ये स्कूल में एडमिशन को लेके हुआ था नहीं साउथ इंडिया में, कर्नाटका में हुआ था प्रॉब्लम। तो लड़की बोल रही है कि नहीं हम लोग यही पहन के आएंगे, स्कूल बोल रहे हैं देखो स्कूल में आप लोग अपना ये जो कल्चरल मैटर है इसको थोड़ा सा घर पे रखे हो, क्योंकि अगर फिर कुछ दिन बाद तमिल के लोग बोलेगा कि हम लोग लुंगी पहन के जाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में लुंगी पहना जाता है, ठीक है। फिर मानो कुछ लोग बोलेगा हम धोती पहन के आएंगे, है ना, कुछ लोग बोलेगा हम लोग सिर्फ ओढ़ना लेके आएंगे जो ब्राह्मण लोग होते हैं, कुछ बोलेगा मैं इतना बड़ा तिलक काट के आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये फॉलो करता हूँ। अब सबका अपना अपना अगर चालू हो जाए, ठीक है, तो वही बात एक्चुअली स्कूल में रखा गया था कि भाई स्कूल प्रीमाइसेस में स्कूल का एक डेकोरम होता है, उसको फॉलो करें, स्कूल के बाहर आप अपने अपने घर में अपना कल्चर फॉलो करें। ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर चला गया, इतना बड़ा इशू है। अब देखो एक बार मैं क्यों ये बात किया, क्योंकि एक बार आपको बोल रहे कि आपको आप अपना कल्चर फॉलो कर सकते हैं, हाँ सच में आप अपना कल्चर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, तो वहां का कुछ तो डेकोरम होगा, आपको उसको तो फॉलो करना चाहिए ना। जैसे सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जा रहे हैं, लुंगी पहन के और एक सैंडो गंजी पहन के चले। कोलकाता में एक बड़ा सा पुराना एक सिनेमा हॉल है, आप लोग नाम सुने होंगे, आई डोंट नो, स्टार थिएटर बोलते हैं। पुराने जमाने में थिएटर था, अभी सिनेमा हॉल हो गया, थिएटर हॉल अभी भी है। हाथी बागान बोल के एरिया है ना सर, शॉपिंग एरिया है, हाथी बागान में स्टार थिएटर में बड़ा बड़ा करके लिख के रखा है कि लुंगी पहन के एंटर नहीं। वो एक्चुअली क्या बोलते, चेन्नई एक्सप्रेस आया था ना, तो चेन्नई एक्सप्रेस में लुंगी डांस था, तो उस टाइम पे काफी लोग लुंगी पहन के चेन्नई एक्सप्रेस देखने आए थे। बाद में क्या हुआ, वो तो फिल्म के प्रमोशंस के लिए था। अब देखो शाहरुख खान को भी क्या बोलूं, जब ऐसा मूवी किया कि सब लोग ही पहन के सिनेमा हॉल में आ रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद हॉल में जो भी आ रहा है लुंगी पहन के सैंडो गंजी पहन के हॉल में आ रहा है। तो इस तरह से बगल में जो लोग बैठेंगे वो तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि ये घर थोड़ी है किसी का, एक डेकोरम होना चाहिए। तो फिर बोला कि भाई आप लुंगी सैंडो गंजी पहन के तो बताया कर एंट्री नहीं देंगे। मैंने राइट ऑफ कल्चर है बोल के जगह का भी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट लुंगी, लुंगी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड इन आवर कंट्री, बट लुंगी को भी उस तरह से पहनो जो जैसे साउथ में पहनते हैं, साड़ी की तरह पहनते हैं एकदम प्लेट कर करके, फिर एक शर्ट पहनते हैं या एक पंजाबी पहनते हैं, है ना, तो जाके वो एक अच्छा डेकोर हो। लेकिन तुम ऐसे घर में जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं, ठीक है, बेडरूम में जैसे रहते हैं उस तरह से तुम अगर सिनेमा हॉल में चले जाओगे, कुछ भी यार, जो भी हो राइट ऑफ कल्चर बोल के कुछ भी, माने स्वाधीनता देना भी, चाइना इसलिए कभी कभी लगता है चाइना ठीक कर रहा है, फ्रीडम दिया नहीं फिर कुछ बोलेगा नहीं। इधर फ्रीडम है तो मिसयूज भी बहुत, यानी फ्रीडम का नाम पे मिसयूज बहुत होता है हमारे देश में, क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है तो हम कुछ भी कर रहे हैं रिलीजन के नाम पे, क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ कल्चर है कुछ भी कर रहे हैं। एजुकेशनल राइट्स, ये भी आपका फंडामेंटल राइट, 14 साल तक 14 साल तक पढ़ाई करने का राइट किसी का माँ बाप भी उसके बच्चे से नहीं छीन सकते। मैंने किसी का माँ बाप बोलेगा मेरा बच्चा है मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, नहीं बोल सकते माँ बाप। अप टू 14 ईयर्स तक का एजुकेशन, यानी बेसिक लेवल 7-8 तक का एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है। अगर माँ बाप बोलेगा नहीं नहीं पढ़ाई करके क्या करेगा, बोलते हैं कुछ मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं बोल सकता, उस बच्चे का पूरा राइट है। अगर वो किसी भी मैंने लॉयर के पास या किसी भी संस्था के पास जाके बोलेगा ना कि मेरे को पढ़ाई करने मेरा माँ बाप पढ़ने नहीं दे रहा है, तो उसका माँ बाप को ही जेल में डाला जाए, जेल में नहीं बेसिकली डांटा जाएगा, जरूरत पड़ने से एक्शन भी लिया जाएगा। बात समझ रहे सर? अधिकार नहीं है माँ बाप का एक सर्टेन लेवल तक। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको रेमेडी करने का भी, पर किसी भी प्रॉब्लम में रेमेडी चाहिए ना सर, तो रेमेडी भी आपको देता है आर्टिकल 32 से 35। ये आर्टिकल का जो भी नंबर बता रहा हूँ याद रखना है सर, किस आर्टिकल में क्या क्या बोला है। नेक्स्ट दिन पूछूंगा, गलत होगा तो रास्ते में उठक बैठक करेंगे। ठीक है, मैं नोट शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट नहीं करना है। ठीक है, और आप लोग के इंस्टीट्यूशन के मैट के अंदर भी मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या कहते हैं देखो, राइट्स लिटरली मीन दोस फ्रीडम व्हिच आर एसेंशियल फॉर पर्सनल गुड एज वेल एज द गुड ऑफ द कम्युनिटी। राइट उसे कहते हैं ना, वो जो मैं आपको बोल रहा था, राइट माने क्या, राइट लिटरली मीन्स दोस फ्रीडम्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर पर्सनल गुड, जो आपके पर्सनल अच्छाई के लिए भी जरूरी है, एज वेल एज गुड फॉर द कम्युनिटी। वही मेरा मेरा नहीं करना है, हमारा करना है, हमारा सबका अच्छा करना है। ठीक है, मतलब राइट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो मेरे लिए ठीक है मैं वही करूं, जो सबके लिए अच्छा है वही ठीक है। The right guaranteed under the Constitution of India are fundamental as they have been incorporated into the fundamental law of the land। ये किस तरह से बना गया सर, लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से। लॉ ऑफ लैंड माने, लॉ ऑफ लैंड क्या होता है? हाँ हाँ बोलो। हाँ, लैंड माने जगह या जमीन। ये पूरा भारत एक जमीन है सर, हमने बोलते हैं ना इस भारत भूमि, बोलते नहीं है? वही भारत भूमि। तो भारत भूमि का नियम को ही उस एरिया का फंडामेंटल राइट माना गया है। अब देखो, योगो योगो से समझते हो ना, जुग जुग से जो चले आ रहे हैं ना कुछ चीजें, हर देश का अपना है। जैसे एक आपको देखो, कल्चरल मैटर में बात हो रहा था, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। आप लोग अभी छोटे हो, बच्चे हो, उतना शायद नॉलेज अभी बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो, बट काफी लोगों का है, मेरे से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी एक चीज बता रहा हूँ, अरब का लोगों का पोशाक, अरबियन नेशंस में लोगों का जो ड्रेस कोड है वो अलग है। इवन लड़का लोग भी बुरखा टाइप का ही चीज पहनते हैं। क्यों? क्यों पहनते हैं? गर्मी के लिए। 50 डिग्री टेम्परेचर में इंसान अपना शरीर को ढकेगा नहीं, तो क्या खुल के रखेगा? एंड सेकेंड थिंग, जब अब देखो ये जो गोरखा प्रथा है, या फिर ये जिस तरह का वो जो लड़का लोग भी सिमिलर काइंड ऑफ ड्रेस पहनते हैं। अब इंडिया का वेदर अरब के वेदर की तरह है क्या? अरब में 50 डिग्री टेम्परेचर है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है। और इंडिया में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है। ह्यूमिड माने यहाँ पसीना बहते हैं सर, पसीना। अभी तो नवंबर चल रहा है, समझ में नहीं आएगा दिसंबर में, अभी 3 महीने का खुशी है, मना लो। नवंबर दिसंबर जनवरी पिकनिक मना लो, इसके बाद वही। हाँ सर, सारा दिन टपक टपक के। अब इस गर्मी में अगर कोई बोलेगा कि मेरे को पूरा ढकना है, फिर वो चला गया, वो गया। उसका स्किन में रैश होना मैंडेटरी है, क्योंकि पसीना आएगा, तो फिर पसीना को तुम अगर ढक के रखोगे तो पसीना का क्या हालत होगा? स्किन रैश होगा, गारंटी है। तो ये जो ड्रेस कोड है ना, आप कोई बोलेगा सर हमारे यहाँ पर लोग नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल क्यों नहीं रहेगा? आजकल तो फिर भी ढकते हैं। पुराने जमाने में लोग तो मतलब नॉर्मल रहता था, औरत सिर्फ साड़ी पहनते थे, और लड़का लोग तो सिर्फ एक धोती टाइप का पहनते थे, और ऊपर एक सिर्फ ओढ़ना टाइप का लेते थे, वो भी कभी कभी नहीं लेते थे। क्यों? इतनी गर्मी के कारण। ये जो हम लोग सूट पैंट पहनते हैं, इज नॉट गुड फॉर अवर जीन्स, इज नॉट सुइटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस। बिल्कुल नहीं है। ये तो फॉरेन की कंडीशंस के कारण अभी आदत सा हो गया है। हमारे ड्रेस कोड नॉर्मल है, क्यों? एज पर दी वेदर। तो ये ड्रेस कोड तो वेदर के हिसाब से। अफ्रीकन लोग देखना, ज्यादातर तुम देखना, वो लोग बॉडी में उतना कुछ पहनते नहीं है। क्यों? वो तो और ज्यादा ह्यूमिड है, गर्मी भी 45 50, और इतना ह्यूमिड, यानी एकदम पसीना बहेगा। अफ्रीकन नेशंस में चले जाओ देखे। क्यों? क्योंकि वो वेदर कंडीशन के हिसाब से पतला सा ड्रेस पहनेगा भी तो। और रशिया में जाके क्या तुम पतला ड्रेस पहनोगे? रशिया का बर्फ, हाँ साइबेरिया में अभी चले जाओ, साइबेरिया में देख के आप सांस नहीं ले पाओगे, इतना बर्फ है चारों तरफ। पूरा रशिया आधा बर्फ में ढका हुआ, तो ऑब्वियसली वो लोग इतना बड़ा बड़ा स्वेटर ही पहन के रहेगा। तो ये ड्रेस कोड इसी तरह से बना है, हम लोग उसको कल्चर धर्म के साथ जोड़ देंगे कि हमारे धर्म में ये मना है, हमारे धर्म में वो मना है। थोड़ा सा सोचो। मैं सबको बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट आपको भी। मेरा कहने का मतलब है कि ये सोच विचार करने का चीज, इसको लेके वो जो क्या बोलते हैं सर,
सुपरस्टिशियस नहीं होना है, चीजें सुपरस्टिशियस बने जा रहा है, समझ रहे हो सर? हाँ, अब मैं समझाया, समझो, ठीक है, किसी को समझाना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तर्क दे सकते हो अगर कोई सामने वाला सुनना चाहे तो, अदरवाइज किसी को जाके कुछ मत बोलिए। ये भारत है, मुश्किल कर देगा, फंडामेंटल राइट्स बोल के तुमको ही जेल भेज देगा। अच्छा, जो भी हो, तो फंडामेंटल एज दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, तो ऐसे ऐसे बेसिकली ये जो भी बोला जा रहा है ना सर, ये एक्चुअली लॉ ऑफ लैंड है। हमारे देश में सीरियसली फंडामेंटल राइट सबको है, और ये जो लॉ ऑफ लैंड है बेसिकली ये इस धरती का कुछ नियम है, उस नियम का पालन करना है। अब अरब में जाओगे तो अरब का नियम ही चलेगा, अमेरिका में जाओगे अमेरिका का नियम चलता है कि नहीं चलता, तो सर भारत में रहोगे तो भारत का नियम होगा। पाकिस्तान अपना नियम नहीं बनाया, बनाया ना सर, तो लॉ ऑफ द लैंड इसको कहते हैं, एंड आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और उसी को कोर्ट ऑफ लॉ में भी एनफोर्स किया जाता है, ठीक है। However, this does not mean that they are absolute immune from the constitutional amendment, मतलब ऐसा नहीं कि जो भी है वही है, चेंज नहीं किया जा सकता, एज पर सिचुएशन को देखा जा सकता है, समझ रहे हो सर? तो फंडामेंटल राइट्स में फिर से बात करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ना, अभी थोड़ा फंडामेंटल राइट्स आया बोल के मैं थोड़ा दूर चला गया, ठीक है, आप लोग को थोड़ा आर्टिकल बता दिया, लेकिन बाद में और चर्चा करेंगे। The Constitution of India क्या कहते हैं? Directive principles and the duties of citizen based on the proposal suggested by M. N. Roy. It is the longest written national constitution of the world. General knowledge भी है. Longest written national constitution in the world. It imparts constitutional supremacy, not parliamentary supremacy, since it was created by a constituent assembly rather than parliament. ये पार्लियामेंट ने नहीं बनाया सर, पार्लियामेंट बने संसद, जहां पर हमारे एमपी एमएलए लोग बैठ के, है ना, संसद बोलते हैं ना सर, संसद जो एमपी बनते हैं वो लोग जहां पर बैठ के देश के फ्यूचर के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसको ना पार्लियामेंट ने नहीं बनाया। जैसे मोदी जी रिसेंटली न्यू पार्लियामेंट भवन बनाया, है ना, वहां पर नहीं हुआ सर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, जो संविधान को मेंटेन करने का एक अलग ही सुपरमेसी रखते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम पार्लियामेंट, बात समझ रहे हैं? एंड वाज एडॉप्टेड बाय इट्स पीपल विद इन ए डिक्लेरेशन इन इट्स प्री, जैसे ही प्रीएम्बल में आपको समझा रहा था, प्रीएम्बल में डिक्लेरेशन दे दिया कि अभी लोगों को मानना है। पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाके काम नहीं कर सकता। माने हमारे एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी प्रधानमंत्री का वोट आएगा ना सर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, माने मोदी जी का किस्मत तय होगा कि वापस आएंगे कि चले जाएंगे, ठीक है, आप क्या चाहते हो? जो भी हो छोड़ो सर, मैं तो चाहता हूँ कि मोदी रहे, ये मेरा, बाकी आप मुझे बता दीजिए सर क्यों? क्योंकि मुझे लगता है अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है, अभी देश को बहुत प्रोटेक्शन देंगे। चिंता मत दे सर, टेंशन हो जाएगा, ममता दीदी प्रधानमंत्री बनेगा। या फिर राहुल गांधी, राहुल गांधी ममता दीदी चलेगा, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार बनना चाहता है, इसका उसके उसके पास सीट है, दोनों का सबसे ज्यादा बने आने का, अगर अगर मानो जोड़ जीतता है, ठीक है, अगर जो जोड़ बना अगर वो जीतता है, तो नीतीश कुमार के पास सीट का है, ममता दीदी के पास सीट है, यूपी का छोड़ दो तो ऑलरेडी बीजेपी का ही है, उसका छोड़ दो, मैंने जोगी तो ऑलरेडी बीजेपी से ही, मतलब नॉन बीजेपी पार्टी में अगर सीट का दम किसी के पास है तो ममता दीदी के पास दम है सीट का, और बिहार में नीतीश जी के पास दम है सीट का। अगर जीतता है पूरा तो फिर हो सकता है कि ये लोग बोले कि हम लोग दावेदार है, केजरीवाल भी उधर दिल्ली से बोल रहे हैं कि मैं शिक्षित हूँ, मेरे को बनाओ। फिर साउथ वाले भी छोड़ेगा नहीं, कुछ साउथ इंडियंस भी जोड़े हैं ना, वो बोले हम कहाँ काम, पता नहीं सर, थोड़ा सर वो तो समय बताएगा, बट इतना समझ लो कि पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसे मानना पड़ेगा। अगर कुछ चेंज करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चेंज कर सकता है अमेंडमेंट करके, देखो टाइम टू टाइम मे भी चेंज करने का जरूरत पड़ सकता है, मे बी 2023 में जो जरूरत है 1949 का जरूरत के हिसाब से अलग हो गया, तो उसको अमेंड किया जा सकता है, पर उसको पार्लियामेंट नहीं कर सकता, उसको ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने बनाया वही कर सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है तो पार्लियामेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। ओके, it was adopted by the Constitutional Assembly of India on 26th of November 1949
became effective on 26 जनवरी 1950। याद रखना सर ना, बनाया गया 26 नवंबर 1949 पे और इसको इफेक्टिव किया गया 26 जनवरी 1950 में। द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस करके बनाया गया एज द कंट्रीज फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट, फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट एंड द डोमिनियन ऑफ इंडिया बिकेम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पहले ये डोमिनियन ऑफ इंडिया हुआ करता था, वो बाद में रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। रिपब्लिक माने प्रजातांत्रिक भारत या गणतांत्रिक भारत। तो इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, ऑटोक्थनी, ठीक है, यानी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का पावर सब ज्यादा होगा, उसको ऑटोक्थनी कह रहे हैं। इट फ्रेमर्स माने जो इसको बना रहे हैं, ठीक है, इट फ्रेमर्स रिपील प्रायर एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट आर्टिकल 1995। माने बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो रूल था उसको भी यहाँ पर रिपील किया गया, थोड़ा बहुत लिया गया। इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे। हम सबको पता है 26 जनवरी क्या चलता है हमारे देश में। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर, हमें बस इतना ही पता है ना सर, संविधान के बारे में एक्चुअली किसी को नहीं पता। बस 26 जनवरी छुट्टी मिलता है, घर में बैठ के मजा करने का मिलता है, सबको पता। कोई कोई बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, झंडा उठाते हैं, बस। व्हाट यू नो अबाउट योर कंट्री, अबाउट संविधान? कुछ नहीं, ना तो आपको पता, ना तो मुझे पता, ना तो किसी और को पता। 26 जनवरी छुट्टी मिलता है, ये सब कैलेंडर की छुट्टी है, घूमने का मौका मिले, मस्त खाना वाना बना के सोएंगे, ठंडा भी रहता है उस टाइम पे, जनवरी है, और मजा, पिकनिक, देश जाए भाड़ में, हम करे पिकनिक। The Constitution declares India a sovereign, socialist, secular and democratic republic, assured citizen justice, equality, liberty। प्रियम्बल बोला है फिर से, ठीक है, समझ गए आप लोग। और ये देखो, इसको 19 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको नाइट्रोजन फील्ड करके पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली में रखा गया, समझ रहे सर, प्रिजर्व करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अच्छा, आगे और भी चीजें देख लो सर। बैकग्राउंड तो मैं आपको मोटा मोटी बता दिया। इन 1928 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कन्वेंट ए कमिटी इन लखनऊ। मैं आपको बार बार बोला था कि जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इतिहास भूगोल में बात हो ही जाएगा, ठीक है। तो इन 1928 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कन्वेंट ए कमिटी इन लखनऊ टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वाज नोन एज द नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कहा गया, विद द एक्सेप्शन ऑफ द स्कैटर्ड फ्रेंच एंड पोर्टुगीज एक्सक्लेव्स। क्योंकि इंडिया में ना ब्रिटिश ही सिर्फ नहीं था, किसी किसी जगह में फ्रांस भी थे, फ्रेंच कॉलोनी, चंदन नगर आसपास में, तो बड़ी काছে तो चंदन नगर কত দূরে, অনেক দূরে, গঙ্গার ওপারে, তো নিউ ব্যারাকপুর, তো ব্যারাকপুর, তাহলে তার উল্টো বাড়ি তো, ব্যারাকপুরের উল্টো দিকে কি শ্রীরামপুর, তো শ্রীরামপুরের পরেই তো চন্দননগর, অনেক দূর কোথায়, মানে আর কত কাছে যাইছিস তুই, ঠিক আছে না এইসব। কিন্তু চোখ যদি লঞ্চ বেরিয়ে যাস তাহলে তো, लॉन्च चले तो, यही तो बोला। तो चंदननगर हमारे यहाँ पर कोलकाता के पास है, वो फ्रेंच कॉलोनी थी। साउथ इंडिया में पौंडीचेरी है ना सर, वो फ्रेंच कॉलोनी का कैपिटल था। गोवा है ना, गोवा, सबको एकदम मजे में जाते हैं सर, वो गोवा पोर्तुगीज कॉलोनी है, मैंने था। ब्रिटिश चले जाने के बहुत देर बाद गोवा को इंडिपेंडेंस मिला, पोर्तुगीज जाना नहीं चाह रहा था। फिर बाकी लोग बोला भाई ब्रिटिश चला गया, तुम अभी भी क्या मजा ले रहे हो, जाओ। कुछ लोग बोला अभी भी जाओगे तो पुर्तगाली फैमिली मिलेगा तुमको। कुछ लोग बोले भाई हमारा कुछ कुछ नहीं है पुर्तगाल में, हमें रहने दो, हमें ये इंडियन बन के रहेंगे। तो लोग बन गए इंडियन। गोवा गए कभी हम लोग, गए कभी? कभी जाओगे तो वहाँ का पुर्तगीज कल्चर देख के आना, मिलेगा। चंदननगर चले जाओगे तो फ्रेंच का कल्चर थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको। पार्लियामेंट भी है, वो म्यूजियम बन गया है। चंदननगर में फ्रांस का पार्लियामेंट है। श्रीरामपुर है ना, श्रीरामपुर तेरे बैरकपुर के ऑपोजिट में है। श्रीरामपुर कॉलेज है ना सर, वो बेसिकली डेनमार्क का था। श्रीरामपुर कॉलेज डेनमार्क का मतलब ये था, बहुत बड़ा कॉलेज है श्रीरामपुर कॉलेज। कभी मौका मिले तो थोड़ा दोस्त लोग मिलके घूम के जा सकते हैं और देख के आना वो इतिहास। श्रीरामपुर दानिश था, डेनमार्क है ना यूरोप में, उनका कॉलोनी था श्रीरामपुर। आसपास में है, कुछ पता ही नहीं। और भी बहुत सारा है, सारा इतिहास निकालेंगे तो मुश्किल है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं सर, विद द एक्सेप्शन ऑफ
scattered French and Portuguese exclaves, India was under the British rule from 1858 to 1947. तो कहीं कहीं फ्रेंच पोर्टुगीज तो था ही, बट मेनली ब्रिटिश रूल था, जो 1858 से 1947 तक एकदम दमदार चला। उसमें से 1858 से लेके 1911 तक, 1911 तक कोलकाता कैपिटल था, और 1911 से लेके 1947 तक दिल्ली कैपिटल था। From 1950 से 47 to 50, the same legislation continued to be implemented as India was dominion of United Kingdom. यानी 47 से लेके 50 तक जो 3 साल का भारत चला है, वो 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं हुआ था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एप्लीकेबल 49 में बना और 50 में जनवरी में उसको एप्लीकेबल किया गया। 47 तो देश इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये बीच का 3 साल कौन चलाया देश? तो उस टाइम पे जो सिस्टम चला उसको बोला कि डोमिनियन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो उसको डोमिनियन ऑफ इंडियन रिपब्लिक भी कहा गया। माने ब्रिटिश रूल में ही इंडिया इंडिपेंडेंट है, बट रूल्स रेगुलेशंस ब्रिटिश का। ठीक है, फ्रॉम दीज 3 years एज ईच प्रिंसली स्टेट वाज कन्विंस्ड बाय सरदार पटेल। अब इसके लिए फिर से इतिहास, अब भारत बनने के पीछे का इतिहास अगर मैं आपको बताने जाऊं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर छोटा करके मैं आपको 2 मिनट में बताने का कोशिश करता हूँ। सुनना है ना? नहीं सुनोगे तो फिर क्या जानोगे सर? देखो सर, मैं एक एक पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा डेप्थ कर रहा हूँ, बट आप लोग प्लीज, मैं नोट शेयर करूंगा ना, गो थ्रू करके आना, ठीक है? अब नहीं तो क्या है ना, डेप्थ नहीं मिलेगा, नहीं तो डेप्थ नहीं दे पाऊंगा। वैसे भारत ना, ये जो आज का भारत का मैप देख रहे हो, ये मैप कभी ना होता, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश तो पहले ही मुस्लिम लीग बना के अपने आप को अलग कर लिया। ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया था और ये वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन एक्चुअल में दोनों एक ही कंट्री थी। गजब बात है सर, एक इधर लेकिन एक ही कंट्री है। गजब बात, जो भी हो। बीच में पड़ा इंडिया, जैसे इधर हैदराबाद है, देख रहे हो सर? हैदराबाद, हैदराबाद में निजाम का राज था। निजाम एक बेसिकली राजा था वहां का, ठीक है, बादशाह। तो निजाम बोला कि भाई हम भारत के साथ नहीं आएंगे। इधर गुजरात में जूनागढ़ बोल के एरिया है, जूनागढ़ वाले राजा बोला, वो भी पावरफुल थे, बोला हम भारत के साथ नहीं आएंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे। हैदराबाद का भी मन, निजाम का भी मन था पाकिस्तान के साथ जाने का, पर कैसे जाएगा? इधर पाकिस्तान, फिर और एक बांग्लादेश बनता ही, मतलब अनदर टाइप ऑफ बांग्लादेश यहाँ पर बनना था। अच्छा, इधर कश्मीर का जो राजा थे, कश्मीर का पॉपुलेशन मुस्लिम था, लेकिन राजा जो था वो हरि सिंह था, हिंदू राजा था। तो पॉपुलेशन को तो पता नहीं सर, पर राजा जहाँ जिधर बोलेगा कंट्री उधर ही जाएगा। तो कुछ प्रिंसली स्टेट था, ये सब प्रिंसली स्टेट है, हमारे राजा के अंडर पे चलता था, कंप्लीट ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं था। तो ऐसे बड़ा बड़ा मैं 3-4 नाम आपको बोला, ऐसे और भी छोटा छोटा भी था। तो छोटा छोटा चीजों को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, नाम तो सुने ही होंगे ठीक है, गुजरात जाओगे तो उनका देख के आना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो सरदार पटेल सर ने ये छोटा छोटा को तो एकदम ले लिया सर, उनको अपने अंदर कनेक्ट कर लिया भारत के अंदर। प्रॉब्लम कर रहा था जूनागढ़, प्रॉब्लम कर रहा था निजाम, प्रॉब्लम कर रहा था कश्मीर, और भी था 2-4, जैसे मैसूर स्टेट इधर साउथ में था, और भी 2-4 ऊपर साइड में, ज्यादा नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम, साउथ में प्रॉब्लम ऐसा था नहीं, सिर्फ हैदराबाद को छोड़ के। तो सरदार पटेल सबको समझा दिया था, प्रॉब्लम कर रहा था निजाम। जूनागढ़ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम में आ गया हैदराबाद, मैंने निजाम का एरिया, चार मीनार सिटी। वो बोला कि नहीं हम भारत के साथ नहीं आएंगे। चारों तरफ से उनको, निजाम बहुत करप्टेड था, ठीक है। तो फिर उसको संभाला और फिर बोला कि देखो क्या करोगे, नहीं तो इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा ही लोग तुम्हारे अगेंस्ट में हो जाएगा। उसका काला चिट्ठा निकाल दिया कि लोगों को किस तरह से वो, मैंने लूट के अपने आप को राजा बना कर। तो बोला देखो क्या करना है, अपना इज्जत और पैसा लेके रहोगे भारत के साथ, या फिर देश छोड़ के जाओगे? तो फिर बोला ठीक है, इज्जत तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना सर तो फिर वो बाद में सरदार पटेल निजाम को मैनेज कर गए। जूनागढ़ मैनेज हो गया, ऐसा और भी 2-4 था, मैनेज हो गया। कश्मीर, जिसका डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है, रिसेंटली मोदी जी ने खत्म किया, सेक्शन 370, लेकिन डिस्प्यूट कंप्लीटली खत्म नहीं। 370 हटा है, डिस्प्यूट इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड। कश्मीर नेहरू जी का घर है, आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
जनरल नॉलेज के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सरदार पटेल तो देश का होम मिनिस्टर था जब भारत बना था। होम मिनिस्ट्री मैंने जैसे आज अमित शाह है, होम मिनिस्ट्री का काम है कि देश का हर एक हिस्सा सही रहे, उसको देखभाल करें, वहां का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। इसीलिए जब मणिपुर में प्रॉब्लम हुआ था तो सबका उंगली अमित शाह जी पे था कि अमित शाह क्या कर रहे हो, देश को संभाल नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली होम मिनिस्ट्री भी उंगली उठेगा, चाहे चाहे ऑपोजिशन भी क्यों ना करे उसको। अब कश्मीर नेहरू जी का था तो नेहरू बोला कि कश्मीर मेरा घर है, वो मैं संभालूंगा, सरदार तुम बाकी देख। नेहरू जी ने ऐसा समझा, ऐसा संभाला। आज भी देख पा रहे हो, आज भारत का टोटल बजट का मैक्सिमम पैसा कश्मीर में ही चले जाते हैं, क्योंकि देश को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवाद छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान तो आतंकवाद को पालते रहते हैं अपनी कंट्री में। इंडिया में फतेह हासिल करना है, पता नहीं क्या क्या हासिल करेगा। तो ये कश्मीर का मुद्दा, ये जो बोलते हैं ना कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, ये मुद्दा है, मेन मुद्दा। तो उस टाइम पे हरि सिंह तो भारत के साथ जुड़ गया था, कश्मीर भारत का ही जुड़ गया था। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान से कुछ लोग वहां पर अंदर जाके लोगों को भड़काया, ठीक है, मिलिटेंट बना के, मतलब वहां के लोगों को देश के अगेंस्ट में भड़काना चालू किया, जो अभी भी चल रहा था। रिसेंटली मोदी जी ने इसको 370 हटा के कश्मीर के में भारत का पूरा कंट्रोल ले लिया। पहले सिर्फ आर्मी कंट्रोल था, लेकिन कश्मीर चलता था अपने हिसाब से, उनका अलग झंडा होता था। 2019 से पहले तक उनका झंडा अलग था, लेकिन भारत का हिस्सा था। ये कैसा है? वहां का आर्मी हमारा, वहां का कंट्रोल हमारा, वहां का खान पान सब हमारा, लेकिन वहां का झंडा अलग, उनका संविधान अलग। क्यों? बीजेपी का जो स्टार्टिंग पर्सन है, एक्चुअली वो पहले कांग्रेस में ही था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बीजेपी को बनाया था। देयर आर थ्री पीपल, उनमें से वन वन ऑफ द मेन पिलर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। द ग्रेट टीचर फ्रॉम वेस्ट बंगाल आशुतोष मुखर्जी, जिनके नाम पे साउथ कोलकाता में कॉलेज है आशुतोष कॉलेज, उनके बगल में श्यामा प्रसाद कॉलेज भी है। कॉलेज छोड़ो, वो अलग बात की बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उतना एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, बंगाली को उसका कोई प्राइड नहीं है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लेके पढ़ा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाहर बंगाली को कुछ आता पता नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर, और भी काफी लोगों ने काफी कुछ किया है उनके बारे में, बंगाली ना तो जानना चाहता है और ना तो जानने का कोशिश करता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले कांग्रेस के थे, बाद में उनको कांग्रेस का आइडियोलॉजी समझ नहीं आया, तो फिर वो छोड़ दिया और बीजेपी बना। और जब वो बीजेपी बनाया उसके बाद उन्होंने एक बार बार बता रहा था कि एक देश में, देखो उनका आइडियोलॉजी पसंद हो ना हो अलग बात है, पर उनका एक आइडियोलॉजी मेरे को बार बार सोचने को मजबूर करता है। ये सब इतिहास में पढ़ा नहीं कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा। उन्होंने एक बार बार बोला कि एक देश में दो निशान, दो निशान माने दो झंडा, दो विधान माने दो संविधान, माने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अलग, कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग। एक देश में दो निशान दो विधान कैसे हो सकता है जब देश एक है? तो कश्मीर हमारा है पर कश्मीर का झंडा अलग है, कश्मीर हमारा है पर कश्मीर का संविधान अलग है। रिसेंटली मोदी जी ने 370 लगा के उसको ठीक किया। ठीक किया मैंने बेसिकली अभी रेक्टिफिकेशन हुआ, अभी एंट्री बहुत बाकी है। इतना साल बाद ये नेहरू जी के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इसके पीछे और भी कारण है। मैं हर कारण पे पढ़ूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बट मैं आपको सिंपल पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझाने का कोशिश करूँ। तो सरदार पटेल को इसीलिए ना कहा जाता है लौह मानव, आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में पूरा भारत का जो सेप है इसको दिया, नहीं तो ना ये भारत टुकड़े टुकड़े गैंग में बढ़ जाते। ये जो इतना बड़ा देश है बोल के हम लोग इतना पावर के साथ, ये जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है ना, ये भारत एक है बोल के। अगर बांग्ला मेरे को हटा देता है कहीं ना कोई मेरे को एक्सेप्ट कर ही लेगा, इसलिए कॉन्फिडेंस है। आज अगर भारत के किसी हिस्से में किसी को प्रॉब्लम हो, बंगाल आ जाता है, बंगाल में प्रॉब्लम है दूसरी जगह में चले जाते हैं। इसको आसाम में घर है, इधर आ गए, आपका बिहार में घर है, अब यहाँ आ गए, मेरा घर इधर है, मैं चाहूँ तो कहीं पे भी जा सकता हूँ। ये संविधान हमें ताकत देता है सर। बात समझ में आ रहा है सर? नहीं तो टुकड़ा टुकड़ा ज्ञान बनता, ये देश ही नहीं बनता। और ये जो कॉन्फिडेंस है नहीं होता। मोहम्मद शमी रिसेंट जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, उत्तर प्रदेश का लड़का है, उत्तर प्रदेश रणजी टीम में सिलेक्शन के लिए गया था, 16 लोग खेलने आया था, 2 बार दिया था लगातार 2 साल। जानते हो ना मोहम्मद शमी को, क्रिकेट में जो इस बार वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बॉलर है। हाँ,
7 विकेट 5 विकेट लगातार बहुत लिया, फाइनल में बस चुक गया। अलग बात है, 1600 लोग आया था ट्रायल देने के लिए, 1600 में एक भी बार उसको नहीं लिया गया। इतना टैलेंटेड लड़का था, फिर भी 2-2 साल गया और आया, क्यों? करप्शन के कारण। उस टाइम पे यूपी बहुत ही खराब हालत था सर। अभी भी उतना अच्छा नहीं हो गया, पर पहले से बेहतर हो रहा। तो शामी को किसी ने बोला एक काम करो, तुम दूसरे स्टेट के लिए रणजी के लिए जाओ। त्रिपुरा के लिए गया था। त्रिपुरा छोटा सा स्टेट है। वो बोला कि भाई इसे बाहर का लड़का आ जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा लड़का को चांस नहीं मिला, तो त्रिपुरा में मौका नहीं मिला। फिर बंगाल आ गया। छोटा स्टेट है त्रिपुरा में, तो बहुत ही छोटा स्टेट। त्रिपुरा में एक दूसरे को ऐसे ही जानते हैं। बहुत ही छोटा, मतलब वो बोलेगा कि बाहर का लड़का क्यों देंगे, इस तरह का है बंगाल। फिर किसी ने बोला कि ठीक है, काम कर, बंगाल चले जा, कंपटीशन हाई है, पर उसमें कुछ ना कुछ मौका मिलेगा। और बंगाल में क्लब क्रिकेट होता है, अभी भी होता है। ये जो ठंडा मौसम चालू हो गया ना, तुम विक्टोरिया के आसपास चले जाओ, हर मैदान में तुमको क्रिकेट टूर्नामेंट मिलेगा। तो ये पैसा भी मिलता है अच्छा खासा। तो कोई किसी को क्रिकेटर बनना है ना, पूरा ईस्ट इंडिया का लोग कहीं से भी है क्रिकेटर बनना है, वो आ जाता है कोलकाता। तो मोहम्मद शामी एक क्लब के लिए खेलने आया। अच्छा बॉलिंग करता था, वो तो पता ही है। फिर बोला कि पैसा तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था ना। तो लोग भी उसका फायदा उठा रहा था। तो एक क्लब उसको लिया, बोले खाना पीना दे देंगे, रहने का जगह दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। बोले चलेगा। नो, नो मनी, सिर्फ खाना पीना। बोले चलेगा। फिर मोहम्मद शामी ने 4 महीना खेला। सीजन था अक्टूबर से लेके मार्च तक। 4 महीने में हाईएस्ट विकेट टेकर बना पूरा मैदान, मैंने कोलकाता जो विक्टोरिया के आसपास जो मैदान एरिया है, पूरा मैदान में जितना क्लब है उसमें से हाईएस्ट विकेट टेकर बना। फिर उसका सीजन खत्म हुआ, फिर घर जाने के लिए बोला कि कुछ पैसा दो ना, टिकट काटना है। तो उसका जो क्लब का जो ओनर था, उसको टिकट काट के दिया यूपी का ट्रेन का, और हाथ में 25,000 टाका दिया। फिर कुछ दिन बाद एक सिलेक्टर, बंगाल सिलेक्टर है, एक बोला भाई एक लड़का है यूपी का है, आप एक बार देख के जाओ। संबरन बैनर्जी बोल के सिलेक्टर है। आया, बोला भाई इसको तो बंगाल के लिए खेलना चाहिए। फिर इसको बंगाल मेन टीम में मौका मिला, रणजी टीम में। 2 साल खेला, फिर सौरभ गांगुली को दिख गया। फिर सौरभ गांगुली बोले ये तो इंडिया खेलना चाहिए। सौरभ गांगुली खुद भी तब रिटायर कर लिया था, आईपीएल खेल रहा था। फिर बोला कि नेट में आके बॉल कर, सामने को भेज बॉल करने के लिए। सौरभ को 2 बार 3 बार बोर्ड लगा दिया। बोले ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ इंडियन टीम के लिए। फिर सौरभ बोला भाई इसको देखो। फिर इंडिया का जो मेन टीम है उसका जहां पर ट्रायल होता है वहां पर भेज दिया। बाकी हिस्ट्री है। देखो ये देश एक है बोल के नहीं आज हमको ऐसा बोलने मिला। अगर देश टुकड़े टुकड़े गैंग में बांटता, तो फिर इस तरह का नहीं मिलता। हर चीज का लिंक है सर। आप कहीं से भी किसी को जोड़ सकते हो। यहाँ मौका नहीं उधर मिलेगा, वहां मौका नहीं उधर मिलेगा, ये देश एक है बोल के। और इसका पूरा क्रेडिट किसको देना है? सरदार पटेल को देना है। नहीं तो ये देश कभी एक ना बने। ये शायद आप लोग आज फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी ने आपको बोला नहीं। आपने इतिहास में सरदार पटेल का सिर्फ नाम सुना, इतने डेट में जन्म, इतने डेट में मरा। अरे भाई, इंसान का ये सब, इंसान का जन्म और मरण देख के क्या करोगे? इनका काम देखो क्या किया है। शॉर्ट नोट, टीका, इतिहास में टीका लिख के आते हैं शॉर्ट। क्या करोगे टीका लिख के? टीका लिखो, फिर जानो। सर आप होते तो जान जाते उसको। अब क्या करूं, इतिहास पढ़ा, जो भी हो। इम्पैक्ट समझ पा रहे हैं ना सर? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब देखो तो सरदार पटेल को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि सरदार पटेल उस टाइम पे देश का होम मिनिस्ट्री बना। वीपी मेनन टू साइन द आर्टिकल ऑफ द इंटीग्रेशन विद इंडिया। अब बाकी सब टुकड़े टुकड़े राजा को देश के अंदर कर लिया और भारत बना। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। देश तो एक हो गया था, लेकिन भारत का तो कोई मिलिट्री वगैरह कुछ नहीं था ना, सब तो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो तभी भी देश का प्रोटेक्शन का, क्योंकि ऐसे हालत में तो बाकी लोग तो जैसे चाइना अटैक करने के लिए रेडी हो गया था पूरा, और ले लिया था ना सर। कहाँ हो आप लोग, ओहो। ये देखो सर, ब्रिटिश जब जा रहा था तब चाइना, ये तिब्बत, तिब्बत बोल के कंट्री है ना सर, तिब्बत और तिब्बत नहीं है सर। तिब्बत तो भी चाइना के कंट्रोल में है ना। ये देख लो, ये तिब्बत का साइज है, मोटा मोटी।
ऐसा थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, माफी मांग उसके लिए, आइडिया लेके लेके। ये तिब्बत है, ले लिया सर, चाइना ले लिया। ये जब लिया तो हमारे अरुणाचल के भी थोड़ा हिस्सा ले लिया, और ये लद्दाख का ये वाला हिस्सा ये कान ले लिया सर, ये चाइना के आसपास में। भले ही भारत मैप में दिखाते हैं बट एक्चुअली चाइना के कंट्रोल में। इसे अक्साई चाइना कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? अक्साई चीन कहते हैं। कश्मीर का हिस्सा सर, लद्दाख, लद्दाख का हिस्सा। चाइना का अटेम्प्ट क्या था? भारत को अटैक करना। समझ रहे हो सर? अभी भी वही इच्छा है, लेकिन अभी इंडिया स्ट्रांग बन रहा है तो वो पीछे हट रहा है, क्योंकि भारत के साथ अभी जंग लड़ेगा ना, तो चाइना को भी हम लोग हरा, अगर हरा ना भी सकते हैं बट जीतने तो नहीं देंगे। हारेंगे नहीं, पर हो सकता है कि हम जीत ना पाए, पर उन्हें जीतना नहीं देंगे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जंग लड़ने से पता चलता है ना। तो लेकिन इतना ताकत भारत में आ गया है कि हम हारेंगे तो नहीं, शायद जीत ना पाए, पर उनको भी जीतने नहीं देंगे। ये आज का भारत। लेकिन उस टाइम का भारत नाजुक हालत में, तो ब्रिटिश प्रोटेक्शन दे रहा था, क्योंकि इतना दिन हमारे देश में राज किया, उनका ही देश था, तो बोले ठीक है, लेकिन पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, तभी तो छीन लिया। और तिब्बत को ले लिया, क्योंकि तिब्बत साधुओं का देश था। तिब्बत तिब्बत किसका देश है? बुद्धिस्ट मॉन्क का देश है। तिब्बत का जो हेड है ना, उनको दलाई लामा कहते हैं। ये दलाई लामा कहाँ है सर? ये जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा था, धर्मशाला में रहते हैं। इंडिया उनको एग्जाइल में रखा है। एग्जाइल समझते हो? छुप छुप के रहना। एग्जाइल में तिब्बत अभी भी अपना इंडिपेंडेंट मांग रहा है, लेकिन चाइना के पावर के सामने दुनिया चुप है। क्योंकि अगर तिब्बत का जो एक्चुअल हकदार है, दैट इज दलाई लामा, एंड उनके मॉन्क्स का जगह है ये, तो दलाई लामा भी इंडिया में है छुप के, मतलब दुनिया को पता है कि यहाँ पर है, सबको पता है, लेकिन कहाँ रहते हैं? धर्मशाला में रहते हैं। एक पूरा जगह दे दिया गया जो तिब्बत का राजधानी है इंडिया, मैक्लॉयडगंज। धर्मशाला नहीं है, जहां पर इतना बड़ा मैच हुआ ना, देखा नहीं? चारों तरफ भीड़ और बीच में मैच हो रहा है, नहीं देखा? वो तिब्बत का लोगों का राजधानी है अभी, भारत में एग्जाइल में। वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल लोगों से मदद लेके फिर से तिब्बत को स्वाधीन करेगा चाइना से। तो चाइना का समझ नहीं पा रहे हो? चाइना का मेन एजेंडा क्या है? वो पूरा भारत को लेना चाहता है, भूटान को, नेपाल को, सबको लेना चाहता है, अपना दबदबा बनाना चाहता है, हम लोगों को फिर से गुलाम बनाना चाहता है। विवेकानंद बोल के गया था 1903 में, विवेकानंद जब उनका डेथ हो रहा था उससे पहले एक किताब लिख के गया था, उसमें बोल के गया है कि ब्रिटिश जाने के बाद हाई अलर्ट है, यानी बहुत बड़ा चांसेस है कि इंडिया अटैक करे, चाइना अटैक करे इंडिया पे। और वो सच में किया। हम लोग हारे थे सर 1965 में अटैक किया था चाइना ने। उसी वार में तो हम लोग कश्मीर खोया था, अरुणाचल खो लिया था। समझ रहे हो सर? अब मैं बोला आपको स्टार्टिंग में कि संविधान का क्लास करेंगे तो इतिहास भूगोल माथा खराब हो जाएगा। ये तुम लोगों को बोरिंग आ रहा है क्या? बोर लग रहा है? समझ आ रहा है ना? पढ़ोगे ना संविधान? अच्छा, ये देखो सर, तो फिर इस तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, व्हेन इट बिकम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950, India ceased to be a dominion of British Crown and became a sovereign democratic republic with a constitution article। कुछ आर्टिकल लेके आया था स्टार्टिंग में, 5, 6, 7, 8, 9, 60 to 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 and 394 of the constitution came into force on 26 November 1940, and the remaining article became effective on 26 January 1950। बाकी बाद में, इससे पहले भी लेजिस्लेशन था, वो पुराना लेजिस्लेशन। फिर आगे देखो, चलो अभी ये था एकदम बेसिक बात है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली। द 389 मेंबर असेंबली जो अभी रिड्यूस होकर 299 हो गया पार्टीशन के बाद, क्योंकि पार्टीशन से पहले ब्रिटिश 47 में आजाद होने के बाद संगे संग तो देश पार्टीशन नहीं हुआ ना, देश उसके बाद पार्टीशन हुआ। तो पार्टीशन जब हुआ तब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया,
तो पाकिस्तान बांग्लादेश जब हमारे साथ एक साथ था तो हमारे 389 मेंबर था, उसके बाद उसको कम करके 299 असेंबली का मेंबर बनाया गया। समझ रहे हो सर, क्योंकि देश अलग हो गया तो संख्या भी तो कम हो गया, क्योंकि वो सब भी तो स्टेट था, पाकिस्तान जो आज कंट्री है वो सब अलग अलग स्टेट था, बांग्लादेश भी बंगाल का पार्ट था। प्रदेश तो यही पश्चिम बंगाल का एक दूसरा हिस्सा था ना सर, ईस्ट ईस्ट बंगाल। सही तो, पर तुम दिक्कत ना दिक्कत नहीं, बहुत लोग हैं इधर जो वहां से इधर आया। तो ईस्ट बंगाल ही ना वेस्ट बंगाल, जानी जानी चलो है, বর্ডারের দিকেই থাকতিস, বনগায় থাকতিস, ও ওদিকে বনগায় তোদের অ্যাকচুয়াল লোক, তাহলে दिक्कत बॉर्डर থাকতিস ना, कोई दिक्कत नहीं सर, वो तो हुआ ही सर, इतिहास में बहुत कुछ हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ यहाँ पर देखो बेसिक बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जुरिस्डिक्शन इंडिया का है, इसको रेटिफाई किया गया 26 नवंबर को। सिस्टम क्या है, फेडरल पार्लियामेंट्री है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। फेडरल पार्लियामेंट्री बने एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ ज्यादा पावर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिलेगा, जैसे दिखता है हर स्टेट का अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस है, लेकिन सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है। इस सिस्टम को फेडरल पार्लियामेंट्री कहते हैं, जहां पर सेंट्रल को थोड़ा ज्यादा ताकत मिलता है। तभी तो हमारे स्टेट में अगर आप देखोगे, इवन नॉट जस्ट इन आवर स्टेट, बिहार का भी मैं बात कर सकता हूँ, आसाम का भी कर सकता हूँ, लेकिन बंगाल का बात करें, जैसे रिसेंटली बंगाल गवर्नमेंट का कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या मेंबर ऑफ, जो लोग मैंने मंत्रिसभा का मेंबर है, उनको जेल में डाल दिया गया करप्शन के चक्कर में। रिसेंटली हुआ, कौन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट किया, पावर है बोल के ही नहीं किया। नहीं तो अगर पावर ना होता सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट बोलता कि मैं कैसे चलूंगा, ये सेंट्रल डिसाइड नहीं करेगा, तो फिर स्टेट क्या बोलता, भाई मेरा बात मैं देख लूंगा, तुमको क्या। ऐसे नॉर्मल जब चिल्लाते हैं तब तो बोलते ही हैं सब लोग, लेकिन बोल के कुछ फायदा नहीं है, देश तो संविधान से चल रहा है ना। संविधान वो राइट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तभी जाके, जैसे लालू जी को जेल में रखा गया नहीं सर, क्यों रखा गया, चारा घोटाला किया था। किस चीज का चारा घोटाला किया था बोला था, वो जो गाय भैंस का खाने चीज होता है ना, बिहार में तो ऐसे उसका बहुत बड़ा गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह होता है, सरकार की तरफ से मिलता है गाय भैंस का चीजें, कैटल फीड्स वगैरह ये सब, वो सब चीज को डुप्लीकेसी करके कम दाम में लेके ज्यादा दाम में प्राइवेट भी बेचा है। सरकार का चीज को प्राइवेटली बेचा है सरकार खुद, मिनिस्ट्री में रहेंगे, सरकार दे रहे पब्लिक को, जैसे राशन घोटाला नहीं हुआ, उसी तरह वो गाय भैंस का राशन, उसके चक्कर में लालू जी जेल में है। कभी कभी देखते हो कि वो निकला है, वो एक्चुअली बेल में निकला, तबीयत खराब बोल के, या फिर कभी ये बताते हैं कि बेटी का शादी है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके निकलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जेल में। इसीलिए हमारे यहाँ पर भी जेल में जा, तो सेंट्रल के पास राइट है, कर सकते हैं। समझ रहे हो सर, इसके अंदर फेडरल पार्लियामेंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी देख सकते हो आप, ब्रांचेस 3, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल, 3 ब्रांचेस होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल। हेड ऑफ द स्टेट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, हेड ऑफ द स्टेट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। पूरा देश का जो हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट। कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई आदिवासी ट्राइबल किसी को देश का राष्ट्रपति बनाएगा, फर्स्ट टाइम। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम पे फर्स्ट टाइम हुआ था कि कोई मुसलमान को राष्ट्रपति का पद मिला था, सिमिलरली इस बार भी प्रूव हो गया कि एक आदिवासी भी देश का प्रधान बन सकता है। कोई बोलेगा ये पॉलिटिक्स है, कि मोदी पॉलिटिक्स कर, अच्छा करने तो, पॉलिटिक्स करके ही कौन अपना जगह छोड़ता है। अगर पॉलिटिक्स करके भी अगर कोई अपना जगह, मैंने कोई बोलेगा आदिवासी वोट पाने के लिए, अरे भाई वोट तो तुमको भी मिल सकता था, तो तुमने नहीं की, क्यों नहीं किया, कभी किसी आदिवासी को क्यों तुमने नहीं करने का कोशिश क्यों नहीं किया, क्यों मौका नहीं, क्यों उनको पिछड़ा दलित की जगह में, आज आदिवासी को डेवलपमेंट मिले ना मिले अलग बात है, बट कॉन्फिडेंस तो मिल रहा है ना कि भाई हमारे कम्युनिटी से कोई देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम भी इस देश का उतना ही हिस्सा है जितना बाकी लोग भी हैं।
ये मैसेज देता है सर, बहुत बड़ा मैसेज देता है, सबको कॉन्फिडेंस देता है। इससे बड़ा और क्या चाहिए? यही तो भारत का पहचान है, इक्वालिटी। यही संविधान का ही तो रूप है, और उसी रूप का पहचान है। एपीजे अब्दुल कलाम सर, वो भी बीजेपी के टाइम पे हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला जो थे वो शेड्यूल कास्ट थे। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे राज कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद, वो भी शेड्यूल कास्ट। पहचान है सर ये। कैसे नहीं कि जात से बड़ा होने से ही हमको ज्यादा ज्यादा मिलेगा, मैं ब्राह्मण, मतलब मैं, मेरा बाबा प्रधानमंत्री था, मेरा चाचा वो था, तो मैं ही सब कुछ बनूंगा। देश बदल गया सर। ये देश सबका है, मौका सबको मिलेगा। और यही भारत का संविधान का सही पहचान भी हो रहा है, और ये देश का ग्रोथ का भी सही पहचान। आपको बोलेगा ग्रोथ कहाँ हो रहा है, अरे भाई, ग्रोथ कहाँ हो रहा है वो देखने के लिए ना उस तरह का माइंड सेटअप चाहिए। उस तरह से देखो तो फिर तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके लिए तुम्हारा बड़ा सोच होना चाहिए, तो तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअल ग्रोथ कहाँ हो रहा है। कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होगा तो देश में ग्रोथ, कॉन्फिडेंस ही ग्रोथ नहीं होगा तो देश का ग्रोथ कहाँ से है? जब देश का हर लोग समझे कि भाई नहीं, हम भी कुछ है देश का, तो ऑटोमेटिकली देश बढ़ेगा। ये जो भीख मांगने वाला जो देश का जो डेवलपमेंट है ना, भीख मांगने वाला डेवलपमेंट समझते हो? कटोरा लेके सब बैठ जाते हैं, हमको कुछ सब्सिडी दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न डेवलपमेंट नहीं होता। पैटर्न डेवलपमेंट उसको बोलते हैं कि जिसमें सबको कॉन्फिडेंस मिले कि भाई राजा का बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, प्रजा का बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, दलित का बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, सब पढ़ाई कर रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए देखना आप लोग जैसे सीएसईएस कर रहे हो, आजकल हर कोई सीएसईएस करने का सपना देख रहा है। पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट का लोग सपना देखता है, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सबको ये ड्रीम देख रहे हैं कि नहीं मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूँ, मैं भी कंपनी सेक्रेटरी बन सकता हूँ। पहले ये सोच, ये ड्रीम ही नहीं होता था। पहले सिर्फ नहीं, हम लोग कहाँ हैं, नहीं करना, ऐसा था। ये हम लोगों का चीज नहीं। हमें इंग्लिश नहीं आता है, हमें इतना बड़ा पद कैसे मिलेगा, कोई हमको लेगा नहीं। लेकिन चीजें बदल गए, वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अच्छा, हमारे दो चेंबर होते हैं संविधान में, एक राज्यसभा का, एक लोकसभा। लोकसभा में जिनको हम चुनते हैं वो बैठते हैं, और राज्यसभा में जो लोकसभा में चुनकर जाते हैं, जैसे मानो लोकसभा में नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, जैसे अभी प्रधानमंत्री का इलेक्शन आएगा, हम लोग वोट देंगे, तो उसमें हम लोग ना लोकसभा के मेंबर चूज करेंगे, जिसको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इनको हम लोग लोकसभा वोट में चूज करेंगे, और लोकसभा में हम लोग जिनको चुन करके भेजें, उसके उनका भी एक अपना वोट देने का ताकत होगा, वो अपने वोट से राज्यसभा के मेंबर को चूज करेंगे। और ये राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस। क्या कहा जाता है सर? अपर हाउस। और लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके हमारे देश में डिसीजन बनाते हैं कि देश का फ्यूचर क्या हो। टीवी चैनल में, दो टीवी चैनल में, राज्यसभा टीवी चैनल भी होता है सरकार की तरफ से, और एक लोकसभा टीवी चैनल भी। कभी देखते नहीं हो? लोग ऐसे करके ऐसा चिल्लाते रहते हैं, आप लोग सोचते हो पागल लोग हैं। अरे सर, वो आपके लिए चिल्लाते हैं, चाहे कारण अच्छा हो या बुरा, वो आपके लिए, हमारे लिए चिल्लाते हैं। जैसे मानो पश्चिम बंगाल में कुछ हुआ है, जैसे यहाँ पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना पैसा भेजना बंद कर दिया है। यहाँ पर 100 दिन का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लानिंग है कि इंडिया में हर लोगों को 100 डेज काम मिलेगा। इसको बंगाल में कहते हैं 100 दिনের কাজের প্রকল্প। 100 दिনের কাজ। स्पेशली गांव साइड में, शहर में भी है, जहां जहां मौका है, स्पेशली गांव में चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान, उसका नाम है MRNEGA, महात्मा गांधी, सॉरी MGNREGA, मनरेगा भी बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जनरल नॉलेज है तुम लोग के लिए, सीएस में एंट्रेंस में भी पूछते हैं। ये जो MGNREGA है सर, ये महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत भारत में हर लोगों को 100 दिन का काम मिले। ये सेंट्रल प्लान। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता है। इसमें जैसे मानो कि गांव में तालाब बनाना, मैंने पुकुर खनन करा, रास्ता बनाना, गांव में रोड साइड में रोड बनाना, ठीक है, जहां जैसा काम होगा वो गांव का लोग करेगा, और बदले में उनको पहले तो 100 डेली का 100 रुपीज दिया जाता था जब ये प्लान आया था। अभी तो 200 दिया जाता है पर डे। तो इसका जो पैसा है, ये बंगाल गवर्नमेंट को रिसेंटली बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बंगाल गवर्नमेंट पेपर में दिखाया कि सब काम सबसे बेस्ट किया,
लेकिन जब पैसा का हिसाब मांगा जा रहा है तो कोई मैचिंग नहीं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि अब हिसाब दो, पैसा मिले। ये इशू चल रहा है। तो जो भी हो, लेकिन आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे फ्यूचर को लेके काम करते हैं। अब मानो अगर बंगाल को पैसा नहीं मिल रहा है, एक तरह से भी खराब है बंगाल के लोगों के लिए ना, तो हमारे एमपी वहां पर चिल्ला रहे हैं कि हमारा पैसा रिलीज करो। ठीक है, हम बात करेंगे, बातचीत की तरह सुलह करेंगे, गलती होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो वो हमारे लिए चिल्ला कि बंगाल का पैसा रिलीज करो, बंगाल का पैसा रिलीज करो। हम लोगों को लगता है वो पागल। पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब। एक गाना है, पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब। दिमाग किसी का खराब नहीं है, वो एक्चुअली हमारे लिए लड़ते हैं। तो ये राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा बड़ा डिसीजन लेते हैं। जैसे मानो एक्ट पास होता है ना, जैसे आप लोग देखो सीए एक्ट है, सीएस भी एक्ट है, सीएमए भी एक्ट है। तो आपके एक्ट में भी कुछ बदलाव होता है ना, ये राज्यसभा लोकसभा डिसाइड करते हैं। कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा ये लोग डिसाइड करते हैं। तो क्या लगता है, ये लोग मजाक करते हैं वहां पर बैठ के? देश में जीएसटी एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा ये लोग डिसाइड करते हैं। जब भी कोई बिल पास होता है, जब भी कोई एक्ट पास होता है, पहले राज्यसभा में पास होगा, फिर लोकसभा में पास होगा, फिर जाके देश के लिए एप्लीकेबल होगा। कोई मोबाइल का गेम बैन होगा कि नहीं होगा, वो लोग, ये भी यही लोग डिसाइड करते हैं। बैन कर दिया था ना पबजी, अभी भी बैन है ना? बोला आप लोगों को पता है बैन है ना सर, दुख तो बड़ा उसका कि दुख हो आहा। तो मैं सिगी खेली। ठीक है सर, मजाक कर रहा हूँ, पर्सनली मतलब। तो ये क्यों बैन किया था गेम को? हाँ, चाइना हमारे गेमिंग की तरफ से हमारा लोकेशन ट्रैक कर रहा था, हमारे यहाँ के लोगों का सारा डेटा ट्रैक कर रहा था, और उसके ऊपर जासूसी करके, स्पाइंग करके हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ब्लैक मनी से प्रॉब्लम कर रहा था, गलत तरीके से पैसा का इधर उधर कर रहा था, आतंक फैलाने का कोशिश कर रहा था, हमारे यहाँ के लोगों को, यूथ को मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा था। तभी जाके गवर्नमेंट बोला कि ये सब बैन करो। पढ़ाई में भी तो बच्चा लोग खराब कर रहा था ना, सारा दिन पबजी पबजी पबजी। हाँ, रिलीज कर दिया फिर से इंडियन सर्वर भी, ताकि वो लोग ट्रैक ना करें। समझ रहे हो सर? तो ये सब सारा डिसीजन यही लोग करते हैं, राज्यसभा में बैठ के, लोकसभा में बैठ के। जब भी कोई बिल बनेगा, एक्ट बनेगा, इनके तहत बनेगा। समझ में आ रहा है सर? इतिहास, भूगोल और वर्तमान भी देख लो। इतिहास देखा, भूगोल भी देखा, अब वर्तमान भी देख रहे हो। एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वो कैबिनेट को लीड करते हैं। कैबिनेट माने जो संसद भवन है, वो कैबिनेट कहते हैं उसको। तो कैबिनेट का हेड कौन है? जो मेन गवर्नमेंट है, जैसे अभी मोदी जी, उस कैबिनेट का हेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर हाउस माने लोकसभा में है। लोकसभा में ही मोदी जी बैठते हैं, राज्यसभा में। जुडिशियरी, कौन कौन है हमारे देश में जुडिशियरी मेंटेन करने के लिए, मैंने लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर तरह का। जैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, आप लोग काफी बड़े हो रहे हो सर, आप लोग को सारा चीज जानना चाहिए। जैसे मानो एक रिसेंट बड़ा कंट्रोवर्शियल केस था, आप लोग एलजीबीटी के बारे में तो नहीं होंगे। वो समलैंगिक मतलब सर, कि लड़का लड़का शादी करेगा, लड़की लड़की शादी करेगा। हाँ सर, चलता है ये समाज में। खराब है अच्छा है ये बोलने का मेरा राइट नहीं है, पर इसके ऊपर, इसके बारे में जो समलैंगिक है या फिर बेसिकली जो एलजीबीटी संप्रदाय के हैं, इनका मानना है कि हमें राइट दो, संवैधानिक राइट उनको नहीं है। वो लोग दो राइट मांगा था कि वो लोग मैरिज कर सके, लिव इन कर सके, और साथ में बच्चा अडॉप्ट कर सके। क्योंकि बच्चा तो वो लोग कभी कर नहीं पाएगा, क्योंकि नेचुरल चीजों के अगेंस्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच बना था। बेंच में बोला गया कि पांच बेंच बेंच बने, जज बना था एक एक करके। तो पांचों में से चार लोग अगेंस्ट में वोट दिया, एक लोग फेवर में वोट दिया। तो रूल पास नहीं हुआ। वो लोग फिर से दुखी हो गए कि ये हमारे साथ खड़ा। अब क्या है ना, ये भी देश पे डिपेंड करता है कि देश किस तरह से सोच रहा है, नहीं सोच रहा है। हाँ, कुछ फॉरेन कंट्रीज हैं जो ये सब चीजों को लीगल करके रखे। अब इसके बारे में मेरा बताने का, सच बोलो तो औकात नहीं है कि ये सही है कि गलत है। क्योंकि ये सब कुछ स्पिरिचुअल मैटर्स भी हैं,
रिलीजियस मैटर भी है और साथ में कुछ मेडिकल मैटर्स भी है। तो ये क्यों होता है, क्यों ऐसा अट्रैक्शन क्रिएट होता है, इसके बारे में सच में मेरा इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में टिप्पणी करना मेरा औकात के बाहर है। लेकिन मैं इतना आपको बोलूंगा कि देश में क्या नियम लागू लागू होगा, क्या नियम लागू होगा नहीं होगा, उसके बारे में हमेशा एक चीजें चलता रहता है। आप लोगों को ये सब चीज के बारे में अपडेट लेना चाहिए, किसी भी मैटर में। चाहे ये सब सामाजिक मैटर है, मैं कोई एडल्ट बात तो नहीं किया, ये एक सामाजिक विषय है, आप लोगों को इसका जानकारी लेना चाहिए। सही गलत क्या है वो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन नहीं लिया जा रहा है तो आप लोगों को या हमें ये मानना पड़ेगा, जरूर ये समाज के सबके हित के लिए नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको, एक्चुअली एक बार मुंबई हाईकोर्ट ने इसको पास कर दिया 2014 मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन कुछ लोग फिर से इसके अगेंस्ट में केस, फिर सुप्रीम कोर्ट नकारा, फिर उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट का ये रिजल्ट जो आया था ना उसी का कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, करंट बेंच जो भी था, मतलब नहीं हो सकता। इवन बच्चा अडॉप्शन का भी जो था वो भी ना करो, यानी बच्चा अडॉप्शन पे 4 लोग, 5 में से 3 लोग अगेंस्ट में था, 2 लोग फेवर में था, 3:2